विक्टोरिया स्टर्लिंग का चेहरा काला पड़ गया। तुमने क्या कहा? क्या मैं उसे डांट रही थी? भले ही वो सेलेस्ट का बॉयफ्रेंड था, पर वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा था। मैंने कहा, क्या तुमने वो नहीं सुना जो मैंने साफ साफ कहा? उसके रिएक्शन से साफ था कि उसने सब कुछ बिल्कुल सही सुना था। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी तुम्हारी एल्डर हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम न सिर्फ फ्लर्ट करती हो बल्कि बूढ़ी भी हो? ब्रैंडन मेरे पास खड़ा होकर देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं विक्टोरिया स्टर्लिंग को ऐसा पलटकर जवाब दूंगा। विक्टोरिया स्टर्लिंग मिसेस थॉर्नटन की छोटी बहन थी। अगर सेलेस्ट भी होती तो शायद वो भी विक्टोरिया के सामने यह कहने की हिम्मत नहीं करती। स्टर्लिंग। मैंने उसे इग्नोर किया, अपना लैपटॉप उठाया और चला गया। मेरा उससे बहस करने का कोई मूड नहीं था और मैं काम करने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढने की तैयारी कर रहा था। सेलेस्ट असल में मेरे साथ ही रुकना चाहती थी, लेकिन मैं किसी के बगल में होने पर लिख नहीं पाता था, इसलिए मैंने सेलेस्ट को रुकने नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात ब्रैंडन से भी हो जाएगी। मैन्यूस्क्रिप्ट खत्म करने के बाद ही मैं अपने रूम में वापस आया। मैंने सेलेस्ट को कॉल किया। सेलेस्ट ने कहा कि वो टेनिस कोर्ट पर है और मुझे लेने के लिए किसी को भेजा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सेलेस्ट और विक्टोरिया स्टर्लिंग टेनिस खेल रही थीं। सोफिया साइड में खड़ी होकर देख रही थी। सोफिया को एहसास हुआ कि उसकी सिस्टर वाकई बहुत टैलेंटेड है। वो सब कुछ जानती थी। पहले सब कहते थे कि उसकी सिस्टर लेकवुड से आई है और पक्का उसे कुछ नहीं आता होगा। सोफिया ने भी पहले यही सोचा था, पर पता चला कि उसकी सिस्टर को सब कुछ पता है। कौन जानता है कि उसने असल में कितना कुछ सीखा था। ब्रैंडन मिसेस थॉर्नटन के साथ बैठा उनसे चैटिंग कर रहा था। ब्रैंडन मुस्कुराया। मैं भी वही नॉवल सीरीज पढ़ रहा हूं। इस ऑथर ने बहुत से अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं। मुझे भी वे पसंद हैं। मिसेस थॉर्नटन ने कहा, ये तो वंडरफुल है। जब भी मैं नॉवेल्स पढ़ती हूं, मेरे हस्बैंड और बेटी कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि वे बहुत ग्रेट हैं। ब्रैंडन ने उनकी बात दोहराई। मुझे भी ऐसा ही लगता है, खासकर वो कैरेक्टर एंजिया। वो वाकई बहुत ईविल है। जब भी मैं इसे पढ़ता हूं, मुझे लगता है जैसे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैं बैठ गया। मिसेस थॉर्नटन ने मुझे देखा। नेथन, मैंने सुना है कि तुम काम में बहुत बिजी हो। तुम्हारी कंपनी भी हद करती है। वीकेंड्स पर भी तुमसे काम करा रही है। मैंने हार मान ली। मैं ये नहीं कहने वाला था कि मैं नॉवेल्स लिख रहा हूं। मैंने अपने सामने बैठे ब्रैंडन को देखा और नोटिस किया कि उसमें हमेशा लोगों को खुश करने की एबिलिटी थी। मिसेस थॉर्नटन हंसी। मैं अभी ब्रैंडन के साथ नॉवेल्स के बारे में बात कर रही थी। क्या तुम नॉर्मली नॉवेल्स पढ़ते हो? मैंने अपना सिर हिलाया। मैं उन्हें नहीं पढ़ता। मुझे सिर्फ लिखना पसंद है। ब्रैंडन ने मेरी तरफ देखा। नेथन एक बिजी इंसान है। वह पक्का उन्हें नहीं पढ़ता होगा। मिसेस थॉर्नटन को इंटरेस्ट आया। हम बस उसी नॉवल सीरीज के बारे में बात कर रहे थे जो मैं पढ़ रही हूं। इसमें एक बहुत ही नफरत के लायक विलन है। एंड्रू हमेशा नीच हरकतें करता रहता है। इस इंसान से काम करवाना, उस इंसान से काम करवाना। गलत काम करता है और बच निकलता है। दूसरों पर ब्लेम आने देता है। मिसेस थॉर्नटन के मुंह से एंड्रू का नाम सुनकर मेरे चेहरे के भाव बदल गए। मैंने एंड्रू को लिखा था। उसका प्रोटोटाइप ब्रैंडन था। ब्रैंडन ने मिसेस थॉर्नटन से गला साफ करते हुए कहा, उस तरह का इंसान वाकई बहुत नीच होता है। पता नहीं उनके दिमाग में पूरा दिन क्या चलता रहता है। ब्रैंडन को इतनी संजीदगी से एंड्रू को क्रिटिसाइज करते देख मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ब्रैंडन ने मिसेस थॉर्नटन से कहा, मैंने सुना है कि ये ऑथर फ्रॉस्टबॉल स्नो हमारे स्कूल से ही है। मुझे किसी से उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाने दीजिए। मिसेस थॉर्नटन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थीं। ये तो वंडरफुल होगा। मैंने देखा कि उसने मिसेस थॉर्नटन को अपनी बातों से इम्प्रेस कर दिया था। उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। उसे हर जगह शो ऑफ करना ही होता था। साफ था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। सेलेस्ट ने मुझे अकेले बैठे देखा। उनकी कन्वर्सेशन में शामिल ना हो पाने की वजह से वो चलकर मेरे पास आई। मैंने सिर हिलाया। तुम यहाँ हो? सेलेस्ट ने पूछा कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए खेलना चाहता हूं। मैं खड़ा हो गया। बिल्कुल। ब्रैंडन ये सीन देख रहा था। हालांकि विक्टोरिया स्टर्लिंग बहुत आउटस्टैंडिंग थी, पर सेलेस्ट वाकई बहुत ब्यूटीफुल थी। उसने पहले सोचा था कि हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही कई साल बीत चुके हैं। काश वह मेरी तरह होता, ऐसी फियांसे के साथ पैदा हुआ होता। वो कितना वंडरफुल होता। मैं टेनिस खेलने के लिए सेलेस्ट के पीछे पीछे चल दिया। सेलेस्ट ने मुझे रैकेट पकड़ाया। विक्टोरिया स्टर्लिंग पहले सेलेस्ट से बात कर रही थी। अब सेलेस्ट का सारा अटेंशन मुझ पर देखकर उसने अपने बगल में खड़े ब्रैंडन की तरफ देखा। ब्रैंडन। ब्रैंडन खड़ा हुआ और विक्टोरिया स्टर्लिंग के पास गया। डायरेक्टर स्टर्लिंग। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने पूछा, क्या तुम्हें टेनिस खेलना आता है? ब्रैंडन ने माफ़ी मांगते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं आता। उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि उसे नॉर्मली इन हाई एंड एक्टिविटीज़ तक पहुंचने का मौका नहीं मिला था।
शुरू में जब वो लूकस जी के साथ रूममेट था तो वो लूकस जी के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहता था। आखिर में वो सब मेरी वजह से बर्बाद हो गया। विक्टोरिया स्टर्लिंग उसके साथ पेशेंस दिखा रही थी। मैं तुम्हें सिखाऊंगी, मैंने सरकास्टिक होकर कहा। डायरेक्टर स्टर्लिंग को वाकई सबका टीचर बनना बहुत पसंद है, लेकिन आपकी ये चाल बहुत ही लो क्लास है। मुझे ब्रैंडन कभी पसंद नहीं था। विक्टोरिया स्टर्लिंग को उसे बार बार अपॉर्चुनिटी देते देख मुझे नेचुरली इरिटेशन महसूस हुई। विक्टोरिया स्टर्लिंग का मुंह टेढ़ा हो गया और वो मेरी तरफ देखने लगी। सेलेस्ट की खातिर मैं तुमसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन तुम अभी वहां मुझे बूढ़ी और बदसूरत कह रहे थे। मैंने अभी तक उस बात का हिसाब भी चुकता नहीं किया है। अब तुम यहां फिर से मुझे प्रोवोक कर रहे हो। मैं हंसा। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मैं तो बस इस बात से डर रहा हूं कि कहीं आखिर में तुम्हारा पोपट न हो जाए। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो तुम उन्हें नीची नज़र से देख सकते हो जो वहां से नहीं है। ब्रैंडन भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, ब्रैंडन ने शांत कराते हुए कहा। डायरेक्टर स्टर्लिंग, आप गुस्सा मत होइए। यंग मास्टर क्रेन बस मजाक कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कुछ शब्द कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इस तरह देखकर विक्टोरिया स्टर्लिंग और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई। ये इसलिए है क्योंकि तुम दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा टॉलरेंट हो, इसीलिए लोग सोचते हैं कि तुम्हें बुली करना आसान है। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने सेलेस्ट से कहा। बड़ी बेटी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पहले मुझसे पंगा शुरू किया, तुमने देखा। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मैनेज करोगी। जैसे ही विक्टोरिया स्टर्लिंग ने बोलना खत्म किया, सेलेस्ट ने अपना शॉट पूरा किया और उसकी तरफ देखा। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही है। सॉरी। प्लीज मिस स्टर्लिंग, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। विक्टोरिया स्टर्लिंग हंसी। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उसे एडजस्ट करने के लिए कहे। उसने सेलेस्ट से कहा, तो तुम रीजनेबल बात नहीं करने वाली? उसने सोचा था कि सेलेस्ट कम से कम मुझे मैनेज करेगी। सेलेस्ट ने कहा, मुझे रीजनेबल होना कभी पसंद नहीं रहा। नेथन जो कहता है वही सही है। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने सेलेस्ट की तरफ देखा और उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं। बहुत अच्छे। सोफिया ने अपनी आंटी और बड़ी बहन को एक दूसरे पर गुस्सा होते देखा और पास आई। उसने ब्रैंडन पर एक नज़र डाली। नेथन ने उससे कुछ शब्द कहे थे, लेकवुड से। मिसेस थॉर्नटन ने ब्रैंडन की तरफ देखा, उत्सुकता से। तुम भी लेकवुड से हो? ब्रैंडन ने सिर हिलाया। हाँ, नेथन और मैं हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे। वह हमारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन को बहुत पसंद करता था, लेकिन क्योंकि ब्यूटी क्वीन उसे पसंद नहीं करती थी, उसे लगा कि ये मेरी गलती है, इसलिए वो हमेशा मुझे इरिटेटिंग मानता है। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने पूछा, तुम्हारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन सेलेस्ट तो नहीं थी, है ना? ब्रैंडन ने कहा, नहीं, सेलेस्ट और हम एक ही स्कूल में नहीं थे। जिस लड़की को नाथन पसंद करता था उसका नाम सेरीना था। उसने सेरीना को बहुत लंबे समय तक परस्यू किया। सेरीना तो सालों तक उसके घर पर भी रही। स्कूल में हर कोई ये जानता था। बाद में जब उसने देखा कि सेरीना को उसकी जरूरत नहीं है तो वह सेलेस्ट के पास चला गया। विक्टोरिया स्टर्लिंग ठंडी आह भरकर बोली, सिस्टर, तुमने देखा, उसने सेलेस्ट को एक बैकअप प्लान की तरह ट्रीट किया। इतनी कम उम्र में लड़कियों को रहने के लिए घर ले आता था। मिसेस थॉर्नटन ने थके हुए लहजे में ब्रैंडन की तरफ देखा। तुम ये सब मनगढ़ंत तो नहीं कह रहे, है ना? ब्रैंडन सीरियस था। मिसेस थॉर्नटन, मैं ये मनगढ़ंत नहीं कह सकता। ये मैटर हमारे स्कूल में पहले हर कोई जानता था। मुझे नहीं पता कि उसने सेलेस्ट को कैसे अपनी बातों में फंसाया कि वो उसके लिए इतनी डिवोटेड है। एक्चुअली मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे नफरत करता है। मैं बस ये उम्मीद करता हूं कि मिस सेलेस्ट उसके जरिए डिसीव ना हो। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मिसेस थॉर्नटन से कहा, सिस्टर, तुम्हें इसके बारे में ब्रदर इन लॉ को बताना चाहिए। अगर नेथन जैसा कोई इंसान सेलेस्ट से शादी करता है तो उसका क्या होगा? मिसेस थॉर्नटन के एक्सप्रेशन डाउटफुल थे। मैं अलेक्जेंडर को बताऊंगी क्योंकि नेथन कैथरीन चाउ का बेटा था जो सेलेस्ट की मदर की बेस्ट फ्रेंड थी। जब दोनों जिंदा थे तभी एंगेजमेंट सेट हो गई थी, इसलिए अलेक्जेंडर थॉर्नटन को मुझसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। नॉर्मली वो सिर्फ सेलेस्ट के काम की परवाह करते थे, लेकिन अगर मेरा वाकई ऐसा कोई पास्ट था तो वो मिस्टर थॉर्नटन से छिप नहीं सकता था। आखिर सेलेस्ट अभी यंग थी, कौन जानता है कि वो किसी मर्द के झांसे में आ गई हो। डिनर से पहले अलेक्जेंडर थॉर्नटन पहुंचे। मिसेस थॉर्नटन उनसे मिलने गईं, उनके साथ रूम में वापस गईं। जब भी अलेक्जेंडर थॉर्नटन यहां रिलैक्स करने आते थे, ये जगह दूसरे गेस्ट्स को रिसीव नहीं करती थी, तो आज होटल में सिर्फ वही लोग थे। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने पूछा, सेलेस्ट कैसी है? मिसेस थॉर्नटन ने जवाब दिया, बहुत अच्छी है। वो शायद अभी नेथन के साथ है। उसका और नेथन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने कहा, आखिर वो लेकवुड में बड़ी हुई है, उसके करीब होना नॉर्मल है। मिसेस थॉर्नटन ने माथा सिकोड़ा, लेकिन मैंने आज कुछ रूमर्स सुने हैं। मिसेस थॉर्नटन ने अलेक्जेंडर थॉर्नटन को वो सब बताया जो आज ब्रैंडन ने कहा था। ये सुनकर कि मैं पहले किसी को रहने के लिए घर लाया था, उन्होंने माथा सिकोड़ा। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने कहा,
सीरियसली, पहले इन्वेस्टिगेट करो उस सेरेना नाम की लड़की के बारे में। देखो कि ये सच है या नहीं। मिसेस थॉर्नटन ने सिर हिलाया। ओके। डिनर पर विक्टोरिया स्टर्लिंग आई, ब्रैंडन नहीं आया। अलेक्जेंडर थॉर्नटन को भीड़भाड़ पसंद नहीं थी और ब्रैंडन सिर्फ एक असिस्टेंट था। विक्टोरिया स्टर्लिंग की नेचुरली इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी को साथ लाए। वो उनके बगल में बैठी और अलेक्जेंडर थॉर्नटन से कहा, भाई काम में इतने बिजी रहते हैं, वीकेंड्स पर भी चीज़ें रहती हैं। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने कहा, ये सब ठीक है, क्योंकि अलेक्जेंडर थॉर्नटन बहुत सीरियस थे। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने ज़्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। खाने के बाद मिसेस थॉर्नटन ने मुझे हॉट स्प्रिंग्स में सोक करने के लिए इनवाइट किया। मैं मान गया क्योंकि सेलेस्ट को भी उसके फादर ने बुला लिया था। रूम में मिसेस थॉर्नटन सोफे पर बैठ गईं। मुझे अंदर आते देख उन्होंने कहा, बैठो। मेरे एक्सप्रेशन थोड़े उलझन भरे थे। क्या कुछ बात है मिसेस थॉर्नटन? मिसेस थॉर्नटन आज रात काफ़ी सीरियस लग रही थीं। मिसेस थॉर्नटन ने मुझसे कहा, सच में ऐसा कुछ नहीं है, बस तुमसे कुछ पूछना है। मैंने सुना है कि मिडिल स्कूल में तुम सेरेना नाम की किसी लड़की के काफ़ी क्लोज थे। जैसे ही मिसेस थॉर्नटन ने ये बोला, मैं समझ गया कि पक्का ब्रैंडन ने चुगली की है। इससे पहले कि मैं जवाब देता, मिसेस थॉर्नटन ने बात जारी रखी। डिनर से पहले मैंने तुम्हारे अंकल को कॉल किया था। उन्होंने भी कहा, तुम सच में पहले उस सेरेना को पसंद करते थे और सेलेस्टे से शादी नहीं करना चाहते थे। क्या ये सच है? उन्हें पहले ब्रैंडन की बातों पर डाउट था, लेकिन उनके अंकल ने भी वही बात कही। ऐसा लग रहा था कि सेलेस्टे और मेरे बीच का रिलेशनशिप वाकई वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। दूसरे रूम में सेलेस्टे अपने फादर के सामने बैठी थी। आपको मुझसे क्या काम था? अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम सच में नेथन को पसंद करती हो? अपने फादर को अचानक अपनी लव लाइफ की परवाह करते देख सेलेस्टे ने सादगी से कहा। अचानक ये बात कहाँ से आई? अलेक्जेंडर थॉर्नटन सीरियस थे। मैंने सुना है कि पहले उसकी लाइफ में कोई और था जिसे वो पसंद करता था। तुम्हें इसके बारे में पता था, है ना? सेलेस्टे ने कहा। मुझे पता था। अलेक्जेंडर थॉर्नटन कंफ्यूज थे। फिर भी तुम उसके साथ हो? सेलेस्टे ने जवाब दिया। हम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसे इतना डिटरमाइंड देखकर अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने आगे और दबाव नहीं डाला। अलेक्जेंडर थॉर्नटन के पास उसका भ्रम तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन नेथन तुम्हें पसंद नहीं करता। सेलेस्टे ने माथा सिकोड़ा। आपको ये किसने बताया? अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाईं। उसके अंकल ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उस लड़की के साथ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थीं, वो तुम्हारे साथ है। सेलेस्टे, हालांकि तुम दोनों की एंगेजमेंट बहुत पहले हो गई थी, पर मुझे हमेशा से ये एंगेजमेंट वाली बात काफ़ी एब्सर्ड लगी है। मैरिज इस बात पर डिपेंड होनी चाहिए कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो इसे जल्दी ही खत्म कर देते हैं। सेलेस्टे ने सिर हिलाया। नेथन मुझे सच में पसंद करता है। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने पूछना जारी रखा, क्या तुम श्योर हो? अलेक्जेंडर थॉर्नटन के इस तरह के सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो महसूस कर सकती थी कि उसके लिए मेरी फीलिंग सिंपल नहीं थी। मुझे देखकर अक्सर ऐसा लगता था जैसे मैं उसके जरिए किसी और को देख रहा हूं। हालांकि नॉर्मली उसके सामने हम दोनों साथ में बहुत अच्छे थे। मैंने उसे मनाने के लिए हर मेथड का यूज़ किया था, लेकिन उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक इतना क्यों बदल गया हूं। जब मैं शुरू में उस पर अटेंशन नहीं देता था तो उस बात ने उसे हर बार अनसर्टन फील कराया। एक ऐसा भ्रम कि मैं किसी भी मोमेंट छोड़कर जा सकता हूं। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने सेलेस्टे को चुप होते देखा और समझ गए कि उसके दिल में पहले से ही एक जवाब है। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने आगे कहा, मैंने पहले सुना है कि जब भी तुम क्रेन हाउस उसे ढूंढने जाती थी वो तुम्हें भगा देता था। शायद उस लड़की की वजह से वो अब तुम्हारे साथ है, पर वो कभी भी रिग्रेट कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी। ज़बरदस्ती का रिश्ता मीठा नहीं होता। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने बात आगे नहीं बढ़ाई, क्योंकि वो खुद इसका एक एग्जाम्पल थे। सेलेस्टे अपने फादर के रूम से निकली और बगल वाले रूम की तरफ गई, ये जानते हुए कि मैं वहां हूं। वो दरवाजे पर खड़ी होकर मिसेस थॉर्नटन को मुझसे बात करते हुए सुनने लगी। तुम्हें एंगेजमेंट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दोनों फैमिली के बीच अभी भी अच्छे रिलेशनशिप हैं। अगर तुम सेलेस्टे से शादी नहीं भी करते हो और क्रेन फैमिली को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम फिर भी हेल्प करेंगे। मैं कर सकता हूँ। असल में समझ सकती हूँ। क्रेन फैमिली की कंडीशंस को देखते हुए शायद वे थॉर्नटन फैमिली में शादी करना चाहेंगे, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करती। उस बच्चे की लाइफ टाइम खुशी को दांव पर लगाकर सेलेस्टे दरवाजे पर खड़ी थी और उसे धक्का देकर खोलना चाहती थी। मेरे साथ उसका रिलेशनशिप पहले से ही अनस्टेबल था। मिसेस थॉर्नटन का ये सब कहने का क्या मतलब था? हालांकि उसके फादर की बातों ने उसे डाउट में डाल दिया था, लेकिन अगर मैं उसे छोड़ देता तो वो इसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तभी मैं बोल पड़ा, मैं सेलेस्टे के साथ हूं क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं। इसकी कोई और वजह नहीं है। रही बात सेरेना की, वो मेरे फैमिली ड्राइवर की बेटी थी, इसीलिए वो मेरे घर पर रहती थी। मैंने उसे अपनी ट्यूटर बनाया था,
लेकिन अब मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब वो स्कूल में थी तो हर कोई जानता था कि वो ब्रैंडन को डेट कर रही थी। मिसेज थॉर्नटन हैरान रह गईं। तुम कह रहे हो कि ब्रैंडन सेरेना का बॉयफ्रेंड है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि सेरेना के फादर हमेशा चाहते थे कि सेरेना मेरे साथ रहे। उन्हें लगता था कि ब्रैंडन सेरेना के लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए उन्होंने उन्हें ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया। मैं सेलेस्टे के साथ इतने लंबे समय से हूँ, वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी इम्प्योर पर्पस के लिए उसके साथ हूँ या उसे पसंद भी नहीं करता, तो आप ओवर थिंकिंग कर रही हैं। मैं सच में उसे पसंद करता हूँ। इस पॉइंट पर मैं रुक गया। अगर मैं उससे शादी नहीं कर सकता तो मैं पूरी लाइफ सिंगल रहना पसंद करूंगा। एक बार मर चुका होने की वजह से मुझे प्यार की अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो सेलेस्टे थी, मैं फिर से ट्राई करने के लिए तैयार था। भले ही आउटकम परफेक्ट ना हो, लेकिन मैं बस अपनी पिछली लाइफ में उसे कभी न देख पाने के रिग्रेट को ख़त्म करना चाहता था। मेरी नज़रें बहुत डिटरमाइंड थीं। मिसेस थॉर्नटन ने मेरी तरफ देखा और कुछ कहना चाहा, पर रुक गईं। वो भी अलेक्जेंडर थॉर्नटन को पसंद करती थीं, इसलिए अगर वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट भी थीं तो भी वो उनके साथ रहने के लिए तैयार थीं। सेलेस्टे की मदर के मुकाबले वो ज़्यादा कॉम्प्लायंट थीं और इसी आदमी के इर्द गिर्द रहना चाहती थीं। इस मोमेंट में जैसे उन्होंने मेरी आंखों में खुद को देखा हो और वो अपने सवाल पूछ नहीं पाईं। मैंने मिसेज थॉर्नटन को खामोश देखा और आगे कहा, मुझे ब्रैंडन बस इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं है। स्कूल के दिनों में जब मेरे फादर का सेक्रेटरी मुझे लेने आया था तो उसने अपने दोस्त से ऑनलाइन पोस्ट करवाया कि मैं किसी के जरिए रखा जा रहा हूं और मुझे स्मीयर करने की कोशिश की। आखिर में सारा ब्लेम उसके दोस्त पर आ गया। उसका दोस्त उसके लिए जेल गया और वो ठीक रहा, और अब ये इंसान डायरेक्टर स्टर्लिंग के बगल में है। जाहिर है उसे देखकर मुझे अनहैप्पी फील होता है। मिसेस थॉर्नटन को उम्मीद नहीं थी कि इसके पीछे इतना कुछ है। मैं तुम्हें बता दूं टिंग। मैंने बोलना ख़त्म किया और रूम से चला गया। ओरिजिनली कहा गया था कि हम हॉट स्प्रिंग्स में सोक करेंगे, लेकिन मैं साफ तौर पर बता सकता था कि मिसेस थॉर्नटन सच में मुझे इनवाइट नहीं करना चाहती थीं। वो बस मुझसे बात करना चाहती थीं। जैसे ही मैं बाहर आया, मैंने सेलेस्टे को दरवाजे पर खड़े देखा। मैंने उसे देखा, मैं दंग रह गया और मेरी नज़रें सॉफ्ट हो गईं। तुम यहाँ क्यों हो? सेलेस्टे ने मेरी तरफ देखा। वो अंदर जाना चाहती थी पर हिचकिचा रही थी। वो भी यही सोच रही थी कि मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं। लेकिन मिसेस थॉर्नटन से जो मैंने अभी कहा, उसे सुनकर उसे काफ़ी ईज़ महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने वो तो नहीं सुना जो मैंने अभी कहा, है ना? वह कुछ नहीं बोली। मैंने उसका हाथ पकड़ा। हम दोनों साथ में बाहर निकल गए। रास्ते में मैंने सेलेस्टे से पूछा, तुम्हारे फादर क्या बात करना चाहते थे? कहीं वो भी मेरे और सेरेना के बारे में तो नहीं था? सेलेस्टे ने अपनी पलकें झपकाईं। वह इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं चलते चलते रुक गया। ये इम्पॉर्टेंट कैसे नहीं है? वो मुझे तुम्हारे साथ रहने से मना तो नहीं कर रहे हैं ना? मिसेस थॉर्नटन के शब्दों ने पहले ही ये इंटेंशन जाहिर कर दी थी, लेकिन आखिर वो सेलेस्ट की स्टेप मदर ही थीं। सेलेस्ट के फादर अलग थे। वो सेलेस्ट के बायोलॉजिकल फादर थे। अगर उन्होंने मुझे सेलेस्ट के साथ रहने की परमिशन नहीं दी तो सेरेना के साथ मेरा पास्ट वाकई लोगों को अनकंफर्टेबल कर सकता था। मुझे अपने पुराने लव स्ट्रक दिमाग से भी नफरत थी। सेलेस्ट ने सांत्वना दी। सब ठीक है। मैं पैनिक हो गया। ठीक कैसे है? क्या होगा अगर वो मुझे अपनी बेटी से दूर करने के लिए हर तरीका अपनाए? मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें छोड़ने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके जैसे लोग काफ़ी स्कीमिंग होते हैं। मुझे डर है कि मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। ये देखकर कि मैं इस बात को लेकर वाकई काफ़ी वरीड था, सेलेस्ट ने मुझे हग कर लिया। ये ठीक है। जब तक मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, सब सच में ठीक है। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता, उसने ये कहा। लेकिन सेलेस्ट ने मेरे परेशान चेहरे को देखा, अपना सिर उठाया और मेरे फेस पर किस किया। मुझे अचानक कुछ इंपॉर्टेंट याद आया और मैंने सेलेस्ट से कहा, एक मोमेंट मेरा वेट करो। मैंने कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। दूसरी तरफ से जल्दी ही जवाब आया, नाथन। मैं फ्लावर बेड के पास खड़ा हो गया। अंकल, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? आपने मिसेस थॉर्नटन से क्यों कहा कि आप नहीं चाहते कि मैं सेलेस्ट के साथ रहूं? मिसेस थॉर्नटन मेरे अंकल के काफ़ी क्लोज थीं, इसलिए उन्होंने बिना किसी डाउट के उनकी बातों पर यकीन कर लिया। लेकिन आप साफ तौर पर जानते थे कि मैं सेलेस्ट के साथ था। इसके अलावा मैंने कई बार सेलेस्ट के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थीं। आपका ऐसा करना वाकई मेरी फीलिंग्स के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं दिखाता। चियाओ जीवान को नहीं लगा कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। उन्होंने मुझे सेरेना के बारे में पूछने के लिए कॉल किया था। मैंने नेचुरली सच बता दिया। बात अभी भी वही है। मैं चाहूंगा कि तुम सेलेस्ट के बजाय सेरेना के साथ रहो। मैंने सुना है कि सेरेना अब डेमी टेक्नोलॉजी में है। वह काफ़ी अच्छा कर रही है। पिछली बार उससे मिला था, काफ़ी अच्छी इंसान लग रही थी। तुम्हें सेलेस्ट ही क्यों पसंद है? मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरे मामलों में दखल देना बंद कीजिए।
अगर आप ऐसा करते रहे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। पहले आपने इतना कुछ कहा, मैंने सुना और जाने दिया, लेकिन अगर आपकी वजह से सेलेस्ट और मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं मरते दम तक आपसे नफरत करूंगा। चोवो वान ने कहा, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं गुस्से में था। खैर, मैं अपनी बात यहीं खत्म कर रहा हूं। हर दिन ये कहना बंद कीजिए कि ये मेरी भलाई के लिए है। आप लोग खुद को बहुत सही समझते हैं, दूसरों के लिए अच्छा बनना पसंद है। जुयन मजबूर थे। ठीक है, अब बड़े हो गए हो। तुम्हारी मदर उस वक्त इतनी जिद्दी नहीं थी। मैंने डायरेक्ट कॉल काट दिया, यह सोचकर कि कैसे मेरे अंकल ने जानबूझकर सबोटेज किया जिससे सेलेस्ट और मेरा ब्रेकअप हो जाए। मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मैं वापस जाऊंगा तो मुझे उनसे फिर से बात करनी होगी। कॉल के बाद मैं वापस सेलेस्ट के पास आया। सेलेस्ट ने मेरे ठंडे एक्सप्रेशन देखे। क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, मैं ठीक हूं। बस मेरे अंकल, पता नहीं उन्हें क्या बेनिफिट मिला है, बस चाहते हैं कि मैं सेरेना के साथ रहूं। हर दिन सबोटेज करने से उन सबको लगने लगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये कहते हुए मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। चाहे दूसरे कुछ भी कहें, सेलेस्ट, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। जब तक एक दिन तुम मुझे इरिटेटिंग न समझने लगो, सिर्फ तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा, वरना जैसा तुमने कहा, कोई भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। सेलेस्ट ने मुझे अपनी तरफ देखते हुए देखा और धीरे से मेरी ठुड्डी को छुआ। विक्टोरिया स्टर्लिंग अपने रूम में अपनी सिस्टर से फोन पर बात कर रही थी। मिसिस थॉर्नटन ने इधर उधर की बात नहीं की। उसे ब्रैंडन के पहले सेरेना का बॉयफ्रेंड होने के बारे में बताया और साथ ही ब्रैंडन द्वारा किसी और को जेल भिजवाने की बात भी एक साथ बता दी। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कॉल किया और किसी से इन्वेस्टिगेट करवाया। अगली सुबह डॉक्यूमेंट्स आ गए। विक्टोरिया स्टर्लिंग सोफे पर बैठी थी, यह देखकर कि सेरेना वाकई ब्रैंडन के साथ थी। न केवल वे हाई स्कूल में साथ थे, बल्कि जब वो कॉलेज गया तब भी उन दोनों ने साथ में पार्ट टाइम काम किया था। उसे वो दिन याद आया जब उसने पूछा था कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने कहा था, नहीं। ब्रैंडन ने दरवाज़ा धकेला और अंदर आया। डॉक्टर स्टर्लिंग, गुड मॉर्निंग। ये वो ब्रेकफास्ट है जो होटल ने अभी डिलीवर किया है। वो ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आया और उसे टेबल पर रख दिया। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने ब्रैंडन की तरफ देखा। तुम सेरेना को डेट कर रहे हो? ब्रैंडन का हाथ रुक गया। उसने विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। डायरेक्टर स्टर्लिंग। विक्टोरिया स्टर्लिंग की आवाज़ ठंडी थी। मैं बस तुमसे पूछ रही हूं, क्या ये सच है या नहीं? ब्रैंडन ने इनकार किया। नहीं। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, क्या तुम श्योर हो? कॉलेज में तुम हमेशा उसके साथ थे, यहां तक कि साथ में पार्ट टाइम काम भी किया, पहले उसके साथ रहते भी थे। तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे? ब्रैंडन की नज़रें बहुत फर्म थीं। हम वाकई नहीं कर रहे। सेरेना ने मुझे पसंद करना बहुत पहले छोड़ दिया था। वो नेथन को पसंद करती है। वो मेरे प्रति हमेशा बहुत कोल्ड रही है। उस वक्त स्कूल में हर कोई मुझे टारगेट कर रहा था। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने उससे मुझे जॉब दिलाने के लिए कहा था। ये कहते हुए उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। न्यूयॉर्क में उसका भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। वो सिर्फ गर्माहट के लिए उसके साथ जुड़ा रह सकता था। किस्मत से काफी लंबे समय बाद मैं भी उसके सामने नहीं आया था। उसका बर्ताव मेरे प्रति सिर्फ थोड़ा सुधरा था, यहां तक कि जब वे बाद में साथ रहते थे, वो उससे हर दिन घर का काम करवाती थी। ये सिर्फ एक दूसरे का यूज करना था। इसलिए इस बारे में बात करते हुए ब्रैंडन काफी इमोशनल था। वो झूठ भी नहीं बोल रहा था। एक्चुअली ये सब मेरे प्राइवेट मैटर्स हैं, मुझे आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे और सेरेना जैसे लोगों के लिए चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, न्यूयॉर्क में जगह बनाना बहुत मुश्किल है। सेरेना ये बात बहुत अच्छी तरह समझती है। नेथन उसे पहले पसंद करता था। जब तक वो नेथन का दिल वापस जीत सकती है, वो एक अमीर इंसान बन सकती है। वो मुझसे कैसे इंप्रेस हो सकती है? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने बात जारी रखी। मैंने सुना है कि तुमने पहले अपने दोस्त को अपनी जगह जेल भिजवा दिया था। ब्रैंडन कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। नेथन ने क्या कहा? क्या वो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है? एक्चुअली मैं उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं बन सकता। मेरा उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर मैंने वाकई कुछ किया होता तो क्या पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं करती? वो सेलेस्टे का बॉयफ्रेंड है और क्रेन फैमिली का यंग मास्टर भी। अगर मेरे पास वाकई उसके खिलाफ कुछ होता तो वो आपके सामने दरार पैदा करने के लिए अब तक इंतजार नहीं करता। अगर डायरेक्टर स्टर्लिंग उन पर यकीन करना चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कंपनी छोड़ सकता हूँ, मैं वापस लेकवुड भी जा सकता हूँ। वैसे भी मेरे जैसे इंसान का फ्यूचर पक्का अच्छा नहीं होगा। उसकी दयनीय हालत देखकर विक्टोरिया स्टर्लिंग थोड़ी नरम पड़ गई। उसने ब्रैंडन से कहा, पैकअप करो, चलो वापस कंपनी चलकर काम करते हैं। वो रूम से चली गई और ब्रैंडन को वापस कंपनी ले आई। कंपनी पहुंचकर मिसेस थॉर्नटन ने उसे कॉल किया और ब्रैंडन की सिचुएशन के बारे में पूछा। क्या तुमने अभी तक ब्रैंडन से पूछा? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा।
मैंने पूछा। मिसेस थॉर्नटन ने कहा, अगर जो नेथन ने कहा है वो सच है तो उससे अब और कोई वास्ता मत रखो। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर मैं सिर्फ नेथन के कुछ शब्दों की वजह से उससे वास्ता रखना छोड़ दूं तो क्या मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं लगूंगी? मिसेज थॉर्नटन अपनी सिस्टर की पर्सनैलिटी के आगे थोड़ी मजबूर थीं। तुम्हें ऐसा ही क्यों होना है? पहले ही कहा है कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। विक्टोरिया स्टर्लिंग अपनी बात पर अड़िग थी। जब तक वो कानून नहीं तोड़ता या कोई क्राइम नहीं करता, मुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई बहुत अच्छी इंसान हूं। ये कहकर उसने सीधे कॉल काट दिया। मिसेस थॉर्नटन थोड़ी बेबस थीं। सोफिया और मिसेज थॉर्नटन के साथ लंच करने के बाद सेलेस्टे और मैं वापस निकल गए। जब हम घर पहुंचे तो मेरे फादर पहले से ही वापस आ चुके थे। वो अभी अभी लेकवुड से लौटे थे। मैंने अपने फादर से अंकल की शिकायत की। रिचर्ड क्रेन ने कहा, मुझे उससे बात करने दो। मैंने पूछा, क्या आप कहीं जा रहे हैं? रिचर्ड क्रेन ने सिर हिलाया। कुछ मैटर्स हैंडल करने हैं। आज रात डिनर के लिए बाहर जाना होगा। उसी शाम सेलेस्टे को अचानक एक मिशन हैंडल करने के लिए जाना पड़ा। मैं घर पर अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट खत्म ही कर रहा था। मैंने अभी खाना भी नहीं खाया था कि मुझे ब्रैंडन का कॉल आया। नेथन, डायरेक्टर स्टर्लिंग आपको हमारे साथ डिनर के लिए इनवाइट कर रही हैं। मैंने मना कर दिया। मेरे पास उनके साथ खाना खाने का टाइम नहीं है। ब्रैंडन ने तब कहा, आपके फादर भी यहीं हैं। मैं प्राइवेट रूम में पहुंचा और दरवाज़ा धकेला। देखा कि विक्टोरिया स्टर्लिंग वहां बैठी है। ब्रैंडन आज्ञाकारी बनकर उसके बगल में बैठा था। मेरे फादर पास ही बैठे थे। शायद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी। उनका चेहरा लाल हो गया था। हर कोई बारी बारी से उन्हें टोस्ट कर रहा था। वो और नहीं पीना चाहते थे, लेकिन विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा कि ये उन्हें फेस नहीं देना हुआ, उनकी इज्जत न करना हुआ। क्रेन फैमिली लेकवुड में नंबर 1 हो सकती है, लेकिन न्यूयॉर्क जैसी जगह में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। इसके अलावा सामने वाला पक्ष विक्टोरिया स्टर्लिंग थी, जो मिसेज थॉर्नटन की छोटी बहन थी। रिचर्ड क्रेन ने सोचा कि उनके बेटे को अभी भी सेलेस्टे से शादी करनी है और वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। मैं चलकर वहां गया। डैड, आपने इतनी ज़्यादा क्यों पी ली? आपकी हेल्थ पहले से ही अच्छी नहीं है। रिचर्ड क्रेन ने अपने बेटे को देखा। नेथन, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने अपने फादर के सामने रखे वाइट लिकर के ग्लासों की कतार देखी। हर कोई तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था। मुझे वहां देखकर सब क्यूरियस थे। क्या यह मिस्टर क्रेन का बेटा है? काफ़ी हैंडसम है, मैंने एक्सप्लेन किया। मेरे फादर की हेल्थ अच्छी नहीं है, वो इतना नहीं पी सकते। मैं उन्हें पहले घर ले जा रहा हूँ। विक्टोरिया स्टर्लिंग को देखकर मैं रफली गैस कर सकता था कि उसने अचानक मेरे फादर को क्यों ढूंढा होगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, इसलिए वो मेरे फादर को ट्रबल देना चाहती थी। सच में शेमलेस। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने हल्के अंदाज में कहा, तुम्हारे फादर ने अभी अपनी ड्रिंक्स खत्म भी नहीं की हैं और वो अभी से जा रहे हैं। कितना बोरिंग है। बाकी लोग भी उनकी बातों में हाँ मिलाने लगे। ये सही है। मैंने विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। अगर आपको पीना पसंद है तो आप पीजिए। मेरे फादर इसे हैंडल नहीं कर सकते। अगर कुछ भी होता है तो आप सब रिस्पॉन्सिबल होंगे। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, चूंकि तुम अपने फादर की इतनी केयर करते हो तो तुम उनके बदले क्यों नहीं पी लेते? हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं ये सब खत्म किए बिना वहां से नहीं जा सकता। मैंने वाइट लिकर की उस कतार को देखा। मैंने टेबल पर रखी बॉटल उठाई और वाइट लिकर के उन छोटे ग्लासों को एक साथ मिला दिया। विक्टोरिया स्टर्लिंग बगल में बैठी मेरा ये बोल्ड अंदाज देख रही थी। इतनी सारी वाइट लिकर पीने के बाद मेरा रिएक्शन क्या होगा? लिकर? वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, ये सोचते हुए कि मैं सेलेस्टे की बैकिंग पर उछल रहा हूं और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा हूं। फिर उसे दोष मत देना। मैंने गिलास उठाया और विक्टोरिया स्टर्लिंग के सामने जाकर खड़ा हो गया। डायरेक्टर स्टर्लिंग मुझे बार बार पिला रही हैं। क्यों ना इसके बजाय मैं खुद डायरेक्टर स्टर्लिंग को टोस्ट करूं? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मुझसे कहा, ठीक है, काफ़ी सिंसियर लग रहे हो। अगर तुम इसे सच में ख़त्म कर देते हो तो मैं तुम्हें पहले की बदतमीजी के लिए माफ़ कर दूंगी। तब मैं मुस्कुराया। थैंक यू डायरेक्टर स्टर्लिंग, मुझे फेस देने के लिए। मैंने ये कहा और गिलास उठा लिया। मैंने उसे पिया नहीं, बल्कि सीधे विक्टोरिया स्टर्लिंग के सिर के ऊपर से, जहां वो बैठी थी, उसे उड़ेल दिया। सबको लगा था कि मैं आज्ञाकारी बनकर पी लूंगा, पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं सच में विक्टोरिया स्टर्लिंग के सिर पर सीधे लेकर डालने की हिम्मत करूंगा। ब्रैंडन खड़ा हो गया और मेरी तरफ बड़ी एंग्जाइटी से देखने लगा। नेथन, तुम ये क्या कर रहे हो? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने एक महंगा सूट पहना हुआ था। वो अब बिल्कुल बदहाल दिख रही थी। तुम्हारे अंदर काफ़ी गट्स हैं। मैंने विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, अगर लोग मुझे परेशान नहीं करते तो मैं उन्हें परेशान नहीं करता। अगर आपको कोई इशू है तो सीधे मुझ पर आइए। आप मेरे फादर को इस तरह बुली कर रही हैं। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, तुम इसे कैसे नहीं जाने दोगे? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने बोला
और उसके बॉडीगार्ड्स ने तुरंत हमें घेर लिया। सेक्रेटरी यान चलकर आए और मेरी तरफ देखा। नेथन, दूसरी पार्टी विक्टोरिया स्टर्लिंग है। रिचर्ड क्रेन बिल्कुल भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मैंने उन पर लिकर डाल दी थी। उन्हें थोड़ा डर था कि विक्टोरिया स्टर्लिंग फिजिकल हो सकती हैं। मैंने विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, मैं देख सकता हूं कि आप बहुत गुस्से में हैं। आगे बढ़िए और मुझे हाथ लगाइए। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि विक्टोरिया स्टर्लिंग वाकई मेरे साथ फिजिकल होगी या नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा वो मुझे पीट देगी, पर उससे मैं मर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे मारने के जो कॉन्सेक्वेंसेस होंगे, मुझे नहीं पता था कि वो उन्हें झेल पाएगी या नहीं। विक्टोरिया स्टर्लिंग हंसी। तुम सेलेस्टे के फियांसे हो। जाहिर है मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हें कुछ करूं। लेकिन विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मेरे बगल में खड़े सेक्रेटरी यान की तरफ देखा। तुम्हारे फादर के सेक्रेटरी काफ़ी हैंडसम हैं। चूंकि तुम सबके साथ पीना नहीं चाहते, तो क्यों ना इन्हें ही हमारा एंटरटेनमेंट करने दिया जाए। उसने ये कहा और किसी से सेक्रेटरी यान के लिए ड्रिंक्स डालने को कहा। सेक्रेटरी यान डर गए कि कहीं लड़ाई न हो जाए और तुरंत बोले, मैं पी लूंगा। ये कहने के बाद वो गिलास उठाने के लिए आगे बढ़े और विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग, हमारा नेथन इग्नोरेंट है। वो अभी बस एक बच्चा है। प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानिए। सेक्रेटरी यान ने एक के बाद एक कई गिलास पी लिए। वे लोग अभी भी उन्हें छोड़ने का प्लान नहीं बना रहे थे। मैं गुस्से में था। विक्टोरिया स्टर्लिंग, क्या आपको ऐसा ही होना पड़ेगा? विक्टोरिया स्टर्लिंग चमकते हुए मुस्कुराई। गुस्सा मत हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है। ये तो बस एक सेक्रेटरी है। सबका एंटरटेनमेंट करने में क्या बड़ी बात है। उसने ये कहा और एक चेयर खींची और मुझसे कहा, यंग मास्टर क्रेन, प्लीज़ बैठिए। मेरे साथ बहुत पोलाइट होने का नाटक कर रही थी, जबकि उसके लोग सेक्रेटरी यान को पीने के लिए फोर्स कर रहे थे। मैंने उसे इग्नोर किया और पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। मेरे बगल में कोई खड़ा हुआ। उसने जानबूझकर मेरे हाथ से फ़ोन पर टक्कर मारी, जिससे वो बीच में रखे उबलते हुए हॉट पॉट में गिर गया। फिर वो अपोलोजेटिक दिखने लगा। सॉरी यंग मास्टर क्रेन, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं पक्का आपको बाद में लेटेस्ट फ़ोन कंपनसेट कर दूंगा। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मनाते हुए कहा। बैठो। बैठिए यंग मास्टर क्रेन। ब्रैंडन मेरे बगल में बैठकर मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी अकड़ थी। उसे पता था कि मेरे पीछे लोग खड़े हैं, पर अब मैं कर ही क्या सकता था। ओरिजिनली वो मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने विक्टोरिया स्टर्लिंग के सामने वे सब बातें कही थीं, ये सोचकर कि विक्टोरिया स्टर्लिंग उसे बाहर निकाल देगी। अब मुझे इस हाल में देखकर उसे बस यही लग रहा था कि मैं इसी के लायक हूं। तभी बाहर से कोई अंदर आया। वो सोफिया थी। वो चलकर आई और मेरे पास खड़ी हो गई, रूम में मौजूद हर किसी को देखते हुए। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्टोरिया स्टर्लिंग फ्रीज हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? विक्टोरिया स्टर्लिंग जानती थी कि सेलेस्टे आसपास नहीं है। कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा। हाँ, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि सोफिया यहाँ पहुँच जाएगी। सोफिया ने कहा, आप सब यहाँ डिनर कर रहे हैं और मुझे इनवाइट तक नहीं किया। जैसे ही सोफिया आई, विक्टोरिया स्टर्लिंग ने तुरंत सबको रुकने का इशारा किया। सेक्रेटरी यान को भी छोड़ दिया गया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी। उनका चेहरा लाल हो गया था। सोफिया ने मेरी तरफ देखा। नेथन, क्या तुम ठीक हो? यहाँ आने से पहले मैंने सोफिया को कॉल किया था, पर वो थोड़ा लेट पहुंची। मैं बोल पड़ा, मेरे फादर नशे में हैं। मुझे उन्हें घर ले जाना है। अगर तुम नहीं आती तो तुम्हारी आंटी शायद अभी भी मुझे फेस नहीं देती। मैं मुड़ा और विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। डायरेक्टर स्टर्लिंग, क्या अब मैं जा सकता हूँ? सोफिया के सामने विक्टोरिया स्टर्लिंग के तेवर बदल गए। वो अचानक बहुत एग्रीएबल हो गई। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा फेस? मैं भला तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करूंगी? चलो आज की रात यहीं ख़त्म करते हैं। सोफिया ने मेरे ठंडे एक्सप्रेशन देखे। वो महसूस कर सकती थी कि मैं गुस्से में हूं। मैं अपने फादर और सेक्रेटरी यान को लेकर हॉस्पिटल गया। मुझे श्योर नहीं था कि मेरे फादर ने कितनी पी है, इसलिए मैं उन्हें सोबर अप, नशा उतारने के लिए ले गया। सोफिया थोड़ी वरीड थी और साथ ही आई। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने अपने कपड़े बदले और ब्रैंडन को साथ लेकर वहां आई। सोफिया और मुझे साथ देखकर उसने माफ़ी मांगने का नाटक किया। मेरी अच्छी इंटेंशन थी कि तुम्हारे फादर को डिनर ट्रीट दूं। उम्मीद नहीं थी कि इससे इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। साफ था कि उसने ये सब जानबूझकर किया था। अब वो एक अच्छा इंसान बनने का दिखावा कर रही थी। ब्रैंडन बगल में खड़ा मुझे देख रहा था। नेथन, क्या तुम्हारे फादर ठीक हैं? डायरेक्टर स्टर्लिंग का वो मतलब नहीं था। वो बस तुम्हारे फादर को डिनर देना चाहती थीं। ये रहा तुम्हारा फ़ोन कंपनसेट करने के लिए। उसने ये कहा और एक अनोपन्ड फ़ोन आगे बढ़ाया। मैंने खुद उसे नहीं लिया। विक्टोरिया स्टर्लिंग को पास खड़े देखकर मैंने अपने बगल में खड़े असिस्टेंट से कहा, डैनियल, फ़ोन ले लो। चूंकि सेक्रेटरी यान नशे में थे, मैं सब कुछ खुद हैंडल करने में बहुत बिजी था। मुझे अपने खुद के लोगों को बुलाना पड़ा, इसलिए डैनियल भी अब यहाँ था। मेरी बात सुनकर वो आगे बढ़ा और ब्रैंडन के हाथ से फ़ोन ले लिया।
डैनियल नाम ने विक्टोरिया स्टर्लिंग का अटेंशन खींच लिया। उसने डैनियल की तरफ देखा। डैनियल 30 साल का था और काफी मैच्योर दिखता था। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने यकीन न करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? डैनियल ने शांति से कहा, मैं डैनियल हूं। मेरे नाम पर डायरेक्टर स्टर्लिंग का कोई कमेंट है क्या? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने पूछा, क्या तुम नॉर्मली स्टॉक्स में ट्रेड करते हो? डैनियल ने अनजाने में मेरी तरफ देखा और विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ सिर हिलाया। हाँ, डायरेक्टर स्टर्लिंग, आपकी कंपनी के लोगों ने पहले कई बार मुझसे कांटेक्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बिजी था। उम्मीद नहीं थी कि डायरेक्टर स्टर्लिंग से इस तरह मुलाकात होगी। पहले सोचा था कि डायरेक्टर स्टर्लिंग काफ़ी एडमिरेबल, प्रशंसनीय इंसान है, पर आज की मुलाकात काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही। डैनियल ने फ़ोन लिया और मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैंने ठंडे लहजे में विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, चूंकि डायरेक्टर स्टर्लिंग ने अपनी चिंता एक्सप्रेस कर दी है, तो प्लीज़ आप पहले जाइए। रेस्ट एश्योर्ड, आज रात की जो भी बातें हुई हैं, मैं मिसेस थॉर्नटन को वर्ड टू वर्ड पक्का बताऊंगा। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मेरी तरफ देखा। मिस्टर क्रेन, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? मैंने कहा, बेहतर होगा कि आप दुआ करें कि वो ठीक रहें। ये कहने के बाद मैं अपने फादर की देखभाल करने के लिए हॉस्पिटल के रूम में चला गया। सोफिया ने विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। आंटी, आपको अब वापस जाना चाहिए। मैं आपको घर छोड़ देती हूँ, उसने ये कहा और विक्टोरिया स्टर्लिंग को बाहर खींच लिया। आपको क्या हो गया है? अगर अभी उसकी आंटी नहीं होती तो वो घर पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गेम्स खेल रही होती। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, 1 मिनट रुको, मुझे अभी कुछ काम है। सोफिया कंफ्यूज थी। और क्या? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने फ़ोन पकड़े हुए डैनियल की तरफ देखा। मिस्टर ताओ, क्या हम बात कर सकते हैं? डैनियल ने कहा, सॉरी, मुझे डायरेक्टर स्टर्लिंग के साथ कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। ये कहने के बाद वो भी चला गया। विक्टोरिया स्टर्लिंग उसे जाते हुए देखती रही। उसके पास पहले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सोफिया ने उसे कार में बिठाया, तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिला। रास्ते में ब्रैंडन विक्टोरिया स्टर्लिंग के बगल में बैठा था। विक्टोरिया स्टर्लिंग को वहां ख्यालों में खोया हुआ देखकर उसने आग में घी डालने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। डायरेक्टर स्टर्लिंग, क्या आप ठीक हैं? नेथन वाकई बहुत आगे बढ़ गया है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने आपके सिर पर लिकर डाल दी। चाहे कुछ भी हो, आप उसकी एल्डर हैं। अगर वो सेलेस्टे के साथ है तो भी उसे आपको आंटी ही बुलाना पड़ेगा। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने ब्रैंडन को इग्नोर किया। वो डैनियल के बारे में सोच रही थी। अगर वो उसे अपनी कंपनी में रिक्रूट कर सके तो कितना वंडरफुल होगा। ड्राइवर ने ब्रैंडन को नीचे ड्रॉप किया। ये अपार्टमेंट उसे विक्टोरिया स्टर्लिंग ने ही प्रोवाइड किया था। उसने विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। क्या आप थोड़ी देर के लिए ऊपर आना चाहेंगी? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने ब्रैंडन की तरफ देखा। जाओ, रेस्ट करो। अगर ये कोई और वक्त होता जब ब्रैंडन ने उसे इस तरह इनवाइट किया होता तो वो पक्का ऊपर चली जाती, पर अब उसका दिमाग दूसरी बातों में लगा था। उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्रैंडन ने विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। उसे पिछला वक्त याद आया जब वो उसे चाहती थी। उसने सोचा था कि अगर वो उसे इनवाइट करेगा तो वो पक्का ऊपर आएगी। अनएक्सपेक्टेडली उसने मना कर दिया। उसके पास खुद कार से बाहर निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सुबह तक अपने फादर की केयर करने के लिए हॉस्पिटल में ही रुका। उन्हें जागते हुए देखकर मुझे आखिर सुकून महसूस हुआ। उन्होंने कल रात इतनी ज़्यादा पी ली थी। मैं वाकई वरीड था कि उन्हें कुछ हो न जाए। रिचर्ड क्रेन बेड पर लेटे थे। डैनियल थोड़ा पानी लेकर आया। मैंने पानी अपने फादर को पकड़ाया। रिचर्ड क्रेन ने कहा, कल रात मैं नशे में धुत हो गया था। मैंने कहा कि विक्टोरिया स्टर्लिंग आपको बार बार पीने के लिए फोर्स कर रही थी। उनके साथ फिर कभी डिनर मत करना। रिचर्ड क्रेन ने धीरे से कहा, चाहे कुछ भी हो, वो फिर भी मिसेस थॉर्नटन की छोटी बहन है। जब तुम फ्यूचर में सेलेस्टे से शादी करोगे तो तुम उसके सभी फैमिली मेंबर्स को नाराज नहीं कर सकते। ये पुरानी जनरेशन की सोच थी। वे सोचते थे कि रिलेटिव्स और दोस्त सभी इंपॉर्टेंट हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता था। रिलेटिव्स असल में आखिर में रिलायबल नहीं होते, चाहे वे नॉर्मली कितने भी क्लोज लगें, पर जब सच में ज़रूरत होती है तो बहुत कम लोग ही असल में हेल्प करते हैं। मैंने अपना सिर झुकाया। डैड, सेलेस्टे और मैं अपने मैटर्स खुद हैंडल कर सकते हैं। आपको मेरी खातिर दूसरों को अकोमोडेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपनी अपनी लाइफ अच्छे से जीने की ज़रूरत है। रिचर्ड क्रेन ने कहा, यह इतना सिंपल नहीं है। अब न्यूयॉर्क में रहना लेकवुड से अलग है। लेकवुड एक छोटी जगह है, वहाँ सब चलता है। लेकिन अब, मैंने बात काटते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम वापस लेकवुड में ही रहें? रिचर्ड क्रेन ने मेरी तरफ देखा। अपनी बकवास सुनो। क्या तुम्हारा और सेलेस्टे का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा? मैंने उनका हाथ थपथपाया। हमारे मैटर्स हम खुद जानते हैं। एनीवे, अब विक्टोरिया स्टर्लिंग की परवाह मत करो। अगर वो आपको ट्रबल देती है तो मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगा। अपने फादर के डिस्चार्ज पेपर का काम हैंडल करने के बाद मैं उन्हें घर ले गया, फिर सीधे थॉर्नटन हाउस चला गया। ब्रैंडन और विक्टोरिया स्टर्लिंग दोनों वहां फिर से मौजूद थे।
मिसेस थॉर्नटन भी वहीं थीं। ब्रैंडन ने किसी तरह फ्रॉस्टफॉल स्नो के फ़ैन मीटिंग की टिकट्स हासिल कर ली थीं और कह रहा था कि फ्रॉस्टफॉल स्नो भी वहां आएगा। वो मिसेस थॉर्नटन के साथ इसी बारे में डिस्कस कर रहा था। वे दोनों साथ जाने की प्लानिंग भी कर रहे थे। ब्रैंडन अब मिसेस थॉर्नटन के तलवे चाटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। मैंने अंदर जाकर ब्रैंडन से कहा, पता नहीं तुम ये फेक इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाए हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे उनके सामने लाने की। ब्रैंडन फ्रीज हो गया और मेरी तरफ देखने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, तुम कह रहे हो कि फ्रॉस्टफॉल स्नो की फ़ैन मीटिंग में फ्रॉस्टफॉल स्नो वहां होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं। नॉर्मली मेरे पास अपीयर होने का टाइम नहीं होता। पब्लिशर ने कई इवेंट्स अरेंज किए थे पर मैंने उन सबको मना कर दिया था। ब्रैंडन ने कहा, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि फ्रॉस्टफॉल स्नो कौन है। तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि वो नहीं आएगा? मैंने कहा, जाहिर है मैं श्योर हूं क्योंकि मैं ही फ्रॉस्टफॉल स्नो हूं। वे सारी बुक्स मैंने ही लिखी हैं। मैं जा रहा हूं या नहीं, क्या ये मुझे पता नहीं होगा? ब्रैंडन ने यकीन न करते हुए मेरी तरफ देखा। तुमने लिखी हैं? तुम मजाक कर रहे हो ना? पिछली बार तुमने कहा था कि तुम नॉवेल्स नहीं पढ़ते। मैंने जोर से कहा, सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं पढ़ता इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिख नहीं सकता। मिसेस थॉर्नटन ने देखा कि मैं गुस्से में हूं और चिंता के साथ पूछा, नेथन तुम्हारे फादर कैसे हैं? मैंने मिसेस थॉर्नटन से कहा, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि आपको इस बारे में पहले से पता है। मैं आज इंसाफ मांगने आया हूं। मिसेस थॉर्नटन ने अपने बगल में बैठी विक्टोरिया स्टर्लिंग को घूरा। उसने कहा कि वो बस तुम्हारे फादर को डिनर ट्रीट देना चाहती थी, उसका और कोई मतलब नहीं था। मैंने उसे डांटा है, साथ डिनर करने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को पीने के लिए फोर्स करती रहो। मैंने उसके बगल में बैठी विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। मेरा सेलेस्टे से कांटेक्ट हुआ है, वो आ रही होगी। जब वो आ जाए तभी इस बारे में बात करते हैं। मिसेस थॉर्नटन ने कहा, क्या सेलेस्टे बहुत बिजी नहीं है? तुम्हें उसे इस तरह परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाकई मेरी सिस्टर की ही गलती है। उन्होंने पहले ही विक्टोरिया स्टर्लिंग को कह दिया था कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट न करे। उम्मीद नहीं थी कि वो फिर भी बदतमीजी करेगी और ये इंसिडेंट हो जाएगा। ब्रैंडन ने मुझसे कहा, नेथन, हालांकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा और सेलेस्टे का रिलेशनशिप अच्छा है, पर मिसेस थॉर्नटन तुम्हारी एल्डर हैं। तुम ये कोल्ड फेस किसे दिखा रहे हो? उसका लहजा बहुत जेंटल था पर उसके शब्द पूरी तरह क्रिटिसिज्म से भरे थे। वो जानबूझकर खुद को समझदार दिखाकर मुझे अग्रेसर की तरह पेश कर रहा था। मैंने कहा, जाहिर है मैं ये तुम्हें ही दिखा रहा हूं। तुम सच में पहले जैसे ही हो, हमेशा दूसरों को अपने आगे इस्तेमाल करते हो। अब तो डायरेक्टर स्टर्लिंग भी तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन गई हैं। लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या डायरेक्टर स्टर्लिंग आपको बचाने के लिए खुद को चोट पहुंचाएंगी। मुझे इस तरह आक्रामक होते देख। विक्टोरिया स्टर्लिंग बगल में बैठी मुझे घूर रही थी। उसके होठों के कोने पर एक मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान थी। ब्रैंडन ने मुझे ये कहते सुना कि विक्टोरिया स्टर्लिंग उसके हाथ की कठपुतली है और उसने तुरंत सफाई दी। डायरेक्टर स्टर्लिंग की काम के बारे में अपनी राय है। ऐसा मत कहो, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। डायरेक्टर स्टर्लिंग ने बस मुझे एक जॉब का मौका दिया है, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। मैं हंसा, तुम एक साधारण इंसान हो। साधारण लोग तुम्हारी तरह इतने बेशर्म नहीं होते। ब्रैंडन को इतना गुस्सा आया कि वो मेरा नाम पुकारने से खुद को रोक नहीं पाया। नेथन, ये महसूस करते हुए कि उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, उसने खुद को रोका और मेरी परवाह करने का नाटक करने लगा। चाहे कुछ भी हो, तुम फ्यूचर में थॉर्नटन फैमिली में शादी करने वाले हो। अपनी इमेज पर थोड़ा ध्यान दो। ब्रैंडन जानता था कि क्रेन फैमिली के पास पैसा है। उसे पता था कि मैं सेलेस्टे के साथ हूं, लेकिन ये थॉर्नटन हाउस था। मिसेस थॉर्नटन मेरी बुजुर्ग थीं। फिर भी मैं इतना अहंकारी हो रहा था। मैंने जवाब दिया, मेरी इमेज की चिंता करना छोड़ो। वैसे भी मेरी कोई इमेज नहीं है। जहां तक तुम्हारी बात है, मुझे नहीं पता कि तुम किस ब्रांड के कचरे के बैग हो जो चीज़ों को समेटने में इतने माहिर हो। पहले तुमने सेलेस्टे का बॉयफ्रेंड होने का नाटक किया, अब तुम फ्रॉस्टफॉल स्नो के करीब होने का नाटक कर रहे हो। मुझे फ्रॉस्टफॉल स्नो का जिक्र करते देख ब्रैंडन ने माथा सिकोड़ा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सच में फ्रॉस्टफॉल स्नो हो? मैंने ये कहा और अपना फ़ोन निकाला। तुम्हें लगता है कि मेरा चेहरा तुम्हारी तरह मोटा है? दिन भर लोगों के साथ रिश्ते बनाना। चूंकि तुम्हें फ्रॉस्टफॉल स्नो की इतनी परवाह है तो तुम पक्का उनके ट्विटर को फॉलो करते होगे, है ना? क्यों ना तुम अभी उसे खोलकर देखो। मिसेस थॉर्नटन नॉर्मली ट्विटर का भी इस्तेमाल करती थीं। उन्होंने हाउसकीपर से अपना टैबलेट मंगवाया और ट्विटर खोला। ब्रैंडन भी देखने के लिए पास आया। फ्रॉस्टफॉल स्नो के ट्विटर पर कुछ नहीं था। ब्रैंडन ने मेरी तरफ देखा। क्या तुमने ट्विटर चेक करने को नहीं कहा था? वहां तो कुछ भी नहीं है। मैंने उस पर एक नज़र डाली, अपना फ़ोन उठाया और ऐप खोला। हर कोई अभी भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मैंने मोबाइल ट्विटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मैंने जल्दी से कुछ शब्द टाइप किए और पोस्ट कर दिया और मिसेस थॉर्नटन से कहा, अब आप देख सकती हैं। मिसेज
थॉर्नटन ने पेज को रिफ्रेश किया और सच में देखा कि फ्रॉस्टफॉल स्नो ने कुछ पोस्ट किया था। बस कुछ ही शब्द। मिसेस थॉर्नटन ने ध्यान नहीं दिया और उन शब्दों को जोर से पढ़ दिया। ब्रैंडन, तुम बेवकूफ़ हो। उनके बगल में ब्रैंडन का चेहरा काला पड़ गया। इस सीन को यकीन न करते हुए देख रहा था। अगर फ्रॉस्टफॉल स्नो मैं नहीं होता तो वो कभी ऐसा नहीं कहते, लेकिन अब वहां लिखे शब्दों ने सब कुछ कह दिया था। मिसेस थॉर्नटन को खांसी आई। वो नॉर्मली एक बहुत ही सभ्य महिला थीं। अब उन्होंने गलती से कुछ अभद्र कह दिया था। उन्होंने मेरी तरफ देखा। नेथन, तुम सच में फ्रॉस्टफॉल स्नो हो? मैंने जवाब दिया, मैं तो बस बोरियत मिटाने के लिए हॉस्टल में समय काटने के लिए लिख रहा था। अगर ब्रैंडन ने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं कुछ नहीं कहता। बस किसी को इतना बेशर्म होते हुए नहीं देख सकता था जो हर चीज से चिपकना चाहता है, यहां तक कि मिसेस थॉर्नटन को इम्प्रेस करने के लिए मेरी पहचान का इस्तेमाल कर रहा है। मिसेज थॉर्नटन ने पूछा, तो फिर फैन मीटिंग का क्या? मैंने अपना सिर हिलाया। वैसे भी मैं नहीं जा रहा हूं। पता नहीं ब्रैंडन को ये कहाँ से मिला। मुझे लगा कि उसने बस कोई रैंडम इवेंट ढूंढ लिया होगा मिसेस थॉर्नटन से बातचीत शुरू करने के लिए। मिसेज थॉर्नटन वैसे भी इसे वेरीफाई नहीं कर सकती थी। मिसेज थॉर्नटन ने ब्रैंडन की ओर देखा। ब्रैंडन ने कहा, मिसेस थॉर्नटन। मिसेस थॉर्नटन ने कहा, इसे छोड़ो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैसे भी ये महत्वपूर्ण नहीं है। नेथन, तुमने अभी कहा कि सेलेस्टे आ रही है। वह लगभग कितने बजे तक यहां पहुंचेगी? मैंने समय देखा। जल्द ही। सेलेस्टे का नाम सुनकर ब्रैंडन का चेहरा सख्त हो गया। सेलेस्टे जल्द ही आ रही थी। तो क्या पिछली रात के बारे में विक्टोरिया स्टर्लिंग के लिए कोई मुसीबत खड़ी होने वाली थी? अगर उसे कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? ब्रैंडन ने अंदर ही अंदर थोड़ा घबराया हुआ महसूस किया, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और मुझसे कहा, नेथन, मुझे बस फ्रॉस्टफॉल स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है। किताबें बहुत अच्छी लिखी गई हैं। मैं तुम्हारा फ़ैन भी हूं। और कुछ नहीं। मैंने ब्रैंडन की ओर देखा। तुम्हें मेरी किताबें पसंद है? मैं काफ़ी हैरान हूं। ब्रैंडन ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारा काम बेहतरीन है। बहुत से लोग इसे पसंद करते हैं। मैं बस एक पाठक हूं। उसने मुझसे बातचीत करने की बहुत कोशिश की, इस उम्मीद में कि मैं उसे छोड़ दूं। चाहे कुछ भी हो, हमारे बीच अभी भी स्कूल के दिनों का बॉन्ड है। ब्रैंडन की चापलूसी पर मैं उसकी किसी भी बात को नहीं मान रहा था। तुम कहते हो कि तुम मेरे पाठक हो, फिर तुमने ये क्यों नहीं पहचाना कि एंड्रयू का कैरेक्टर तुम पर ही बेस्ड था? एंड्रयू वो कैरेक्टर था जिससे मिसेस थॉर्नटन सबसे ज़्यादा नफरत करती थीं। मुझे ये कहते हुए सुनकर कि ब्रैंडन एंड्रयू का प्रोटोटाइप था, मिसेस थॉर्नटन खुद को ब्रैंडन की ओर देखने से नहीं रोक सकीं और मुझसे कहा, उस पर बेस्ड? मैंने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मैं वाकई उससे बहुत नफरत करता था। मैंने इसे उस पर बेस्ड बनाया था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं लगता। शायद एक बुरे इंसान की आंखों में वे खुद को कभी बुरा नहीं देखते। मुझे इतना आक्रामक होते देख ब्रैंडन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने अपना हाथ उठाया। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? सेरेना की वजह से? इस स्कूल में मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम उसे पसंद करते हैं तो मैं तुम्हें उससे मिलवाने में मदद कर सकता हूं। लेकिन तुम एक तरफ सेरेना को पसंद करते थे और दूसरी तरफ सेलेस्टे के फैमिली बैकग्राउंड का लालच रखते थे। अब तुमने मुझे एक किताब में भी लिख दिया जिससे हर कोई मुझे कोस रहा है। नेथन, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? मैं हंसा। अभी तुम मेरे करीब आना चाहते थे। अब तुम पहले से ही मुझे बदनाम कर रहे हो। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? तुम सीधे सबको क्यों नहीं बता देते कि मैं सेलेस्टे के साथ रहते हुए सेरेना के लिए भी प्लानिंग कर रहा हूं? इसलिए मैं तुम्हें बुली करता रहता हूं। ब्रैंडन ने मूल रूप से विक्टोरिया स्टर्लिंग और उन लोगों से पहले भी यही कहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे सीधे कह दूंगा। वो जम गया। तुम इसे खुद स्वीकार कर रहे हो। मैंने कहा, मैं क्या स्वीकार कर रहा हूं? तुम्हें लगता है कि अब न्यूयॉर्क में हमें कोई नहीं जानता, इसलिए तुम पुरानी बातों के बारे में जो चाहो कह सकते हो, है ना? ब्रैंडन मुझे घूरने लगा। तो तुम्हारा क्या मतलब है? ब्रैंडन ने अपनी बात अभी खत्म ही की थी जब दरवाजे से सेलेस्टे की आवाज़ आई। तो क्या तुम अभी भी उसे पहचानते हो? उसके पीछे दो लोग आ रहे थे। एक डायना थी। डायना न्यूयॉर्क आने के बाद सेलेस्टे के काफ़ी करीब हो गई थी। सेलेस्टे ने उसे बहुत से काम सौंपे थे। दूसरा व्यक्ति डेरेक था। जेल में 3 साल बिताने के बाद उसने बहुत कुछ सहा था। अब वो पहले की तरह मोटा नहीं रहा था और न ही किशोरावस्था की तरह जीवंत। उसका पूरा व्यक्तित्व बहुत थका हुआ और मुरझाया हुआ लग रहा था। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसकी नज़र ब्रैंडन पर पड़ी। कई दिनों और रातों तक उसने हमेशा सोचा था कि वो वहीं मर जाना पसंद करेगा, लेकिन ये सोचकर कि ब्रैंडन अभी भी अच्छी तरह से जी रहा था, वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इस आदमी ने उसे कठपुतली की तरह नचाया था। एक दिन वो अपना बदला जरूर लेगा। ब्रैंडन ने पहले तो डेरेक को नहीं पहचाना। आखिरकार डेरेक इतना बदल चुका था कि जब तक उसने अपना मुंह नहीं खोला और उसका नाम नहीं पुकारा,
ब्रैंडन उसे पहचान नहीं पाया। केवल तभी ब्रैंडन ने उसकी आवाज़ पहचानी। उसने सदमे में डेरेक की ओर देखा। क्षण भर के लिए बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सेलेस्टे चलकर आई और मेरे बगल में बैठ गई, इस बात की परवाह किए बिना कि सब वहां थे। उसने मेरा हाथ थाम लिया। अंकल क्रेन उसके लिए परिवार की तरह थे। जब वो लेकवुड आई थी तब वो रिचर्ड क्रेन के साथ कई जगहों पर गई थी। पिछली रात जो हुआ उसे सुनकर सेलेस्टे अभी गुस्से में थी। मैंने कहा, मैंने उन्हें घर पहुंचा दिया है, वो अभी ठीक हैं। इस मामले का जिक्र करते हुए मैंने विक्टोरिया स्टर्लिंग की ओर देखा, जिसने शुरू से अंत तक कुछ नहीं कहा था। सेलेस्टे ने उधर देखा। उसने अभी तक ये मामला नहीं उठाया, लेकिन डेरेक की ओर देखा। मिसेज थॉर्नटन ने पूछा, सेलेस्टे, ये दो लोग कौन हैं? सेलेस्टे ने जवाब दिया, एक मेरी पुरानी क्लासमेट है, एक डेरेक है। वो लेकवुड से नेथन का पुराना क्लासमेट है। मिसेस थॉर्नटन ने सिर हिलाया। अच्छा, तुम उन्हें यहाँ क्यों लाई हो? सेलेस्टे मेरे बगल में बैठ गई। ठंडे लहजे में बोली, चूंकि ब्रैंडन को लगता है कि न्यूयॉर्क में उसे कोई नहीं जानता, इसलिए वो जो चाहे कह सकता है। मैं केवल उसके पुराने दोस्तों को यहाँ आमंत्रित कर सकती थी ताकि वो पुराने मामलों को स्पष्ट कर सके। मैंने डेरेक से कहा, चूंकि तुम यहाँ हो तो क्यों न तुम ब्रैंडन और सेरेना के बीच की कहानी साफ कर दो। जो सेरेना के साथ था वो ये था या मैं? डेरेक ने ब्रैंडन की ओर देखा। नफरत आंखों से छलक रही थी। ब्रैंडन पहले ही खड़ा हो चुका था, डेरेक के सामने चल रहा था। उसने डेरेक का हाथ पकड़ लिया जैसे सगे भाई हों। डेरेक, तुम आखिरकार बाहर आ गए। मैं इन सभी वर्षों में तुम्हारे लिए चिंतित था। जब तुम न्यूयॉर्क आए तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें लेने आता। डेरेक ने अपने सामने ब्रैंडन को देखा। उसकी आंखें बहुत ईमानदार थीं, जैसे कि वो वास्तव में उसके लिए चिंतित था, ये याद करते हुए कि उसने उसे पहले दोस्त माना था। ये वास्तव में यही दिखावा था जिसने उसे धोखा दिया था। ब्रैंडन ने उसकी ओर देखा। अब जब तुम बाहर आ गए हो तो ठीक से जियो। तुम्हें इन पिछले वर्षों को भी याद रखना चाहिए। किसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया? हम सब क्लासमेट थे। फिर भी नेथन इतना निर्दयी था, तुम्हें जेल में डालने पर अड़ा था। ये कहने के बाद उसने मुझसे कहा, नेथन, देखो तुमने डेरेक के साथ क्या किया है। अब तुम उसे यहां भी ला रहे हो। क्या ये दिखाने के लिए है कि तुम कितने अच्छे से रह रहे हो? ब्रैंडन ने सोचा कि डेरेक को जेल में धकेलने वाला वो नहीं था। वो किस बात से डर रहा था? उसने तब कुछ नहीं किया था। यह सोचकर ब्रैंडन आश्वस्त और साहसी हो गया। वो हार नहीं सकता था। मैंने देखा कि उसका मुंह बोलने में बहुत माहिर था और पलटवार किया कि वो जेल में कैसे पहुंचा। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। तुमने उसे मुझे बदनाम करने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि मुझे एक महिला द्वारा पाला जा रहा है। अंत में तुमने सारा दोष उस पर मढ़ दिया। उसे ऐसा बनाने वाला स्पष्ट रूप से तुम हो। मैं पहले उसका अच्छा दोस्त नहीं था, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण क्षण में उसकी पीठ में छुरा भी नहीं घोंपा। ये कहते हुए मैंने डेरेक की ओर देखा। तुम यहां फिर से ब्रैंडन द्वारा धोखा खाना चुन सकते हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाते हो तो जब तुम फिर से बंद होगे तो अपनी आज़ादी फिर से खोने के लिए तैयार रहना। तुम्हारा अच्छा दोस्त इस मिस स्टर्लिंग से शादी कर सकता है। विक्टोरिया स्टर्लिंग अवाक रह गई। किसने कहा कि वो ब्रैंडन से शादी करने जा रही है? मेरी निगाहें डेरेक पर टिकी थीं। ध्यान से सोचो। डेरेक ने मेरी बात सुनी और तुरंत गंभीर हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और सीधे उसे झटक दिया। ब्रैंडन ने जो चापलूसी भरा हाथ बढ़ाया था, डेरेक ने उसकी ओर देखा। तुम मुझे फिर से धोखा देना चाहते हो? ब्रैंडन, अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगा। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम सेरेना को वाकई पसंद करते हो? यहां तक कि तुम्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका परिवार गरीब है या अमीर। अब तुम उसके साथ क्यों नहीं हो? ब्रैंडन ने डेरेक को सीधे शत्रुतापूर्ण होते देखा। उसका चेहरा भी ठंडा पड़ गया। डेरेक ने बात जारी रखी, मुझे अभी भी सेरेना की बर्थडे पार्टी याद है। तुमने हर जगह सबको बताया था कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। ये पता चलने के बाद कि उसके पिता सिर्फ क्रेन परिवार के ड्राइवर थे, तुम तुरंत पछताने लगे। ब्रैंडन, तुम बहुत नकली हो। ब्रैंडन मासूम दिखने लगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो मुझे नहीं चाहती। वह अपने दिल में नेथन को पसंद करती है। वो क्रेन परिवार की बहू बनना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम सालों से जेल में हो। तुम्हें नहीं पता कि उसके और मेरे बीच क्या हुआ। डेरेक आग बबूला था। हर कोई जानता था कि वो तुम्हें ज्यादा पसंद करती थी, है ना? उस समय नेथन ने उस पर कितना पैसा खर्च किया था। उसने सारा अच्छा सामान तुम्हें दे दिया, यहां तक कि नेथन को तुम्हारा नौकर बना दिया। डेरेक को मेरा पुराना काला इतिहास निकालते देख मैं सेलेस्टे की पीठ के पीछे अपना चेहरा छिपाने से खुद को नहीं रोक सका। मैं लगभग भूल चुका था। अब किसी और को इसे फिर से लाते हुए सुनना वाकई बहुत शर्मनाक था। ब्रैंडन ठंडी हंसी हंसा। तो जो पहले था वो पहले था, अब जो है वो अब है। वो मेरी तरफ मुड़ा। नेथन, सेलेस्टे तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव करती है। क्या तुम उसके लायक हो?
तुम दोनों इतने समय से साथ हो, फिर भी तुम सेरेना को पसंद करते हो। यहाँ तक कि अपनी इंटर्नशिप के लिए तुमने डेमी टेक्नोलॉजी को चुना, जहाँ सेरेना काम करती है। मैं ये मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ, है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रैंडन को इस बारे में भी पता होगा। ब्रैंडन ने देखा कि मैं निरुत्तर हूँ और गर्व से बोला, तुम डेरेक को ये कहने के लिए लाए थे कि मैं पहले सेरेना के साथ था। तो क्या हुआ? वो मेरा निजी मामला है। डायरेक्टर स्टर्लिंग और मेरा सिर्फ एक बॉस और कर्मचारी का रिश्ता है। डायरेक्टर स्टर्लिंग को शायद इस बात की परवाह नहीं है कि मैं पहले किसके साथ था। जहां तक तुम्हारी बात है, यहां मौजूद हर कोई जानता है कि तुम सेरेना के पालतू कुत्ते हुआ करते थे। उसे पता था कि बात यहां तक पहुंच गई है। वो और विक्टोरिया स्टर्लिंग शायद अब साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन फिर भी उसे मुझे अपने साथ नीचे गिराना था। उसे विश्वास नहीं था कि सेलेस्टे अभी भी मेरे साथ रहेगी। ये सब सुनने के बाद मैं सेलेस्टे के बगल में बैठ गया, मुस्कुराया और ब्रैंडन से कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तुम्हारी नज़रों में ये सिर्फ एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिश्ता है। मुझे लगा था कि तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। वह जहां भी जाती थीं तुम्हें साथ ले जाती थीं। तुम्हारे लिए उन्होंने मेरे पिता तक को सबक सिखाया। ब्रैंडन ने अपने बगल में विक्टोरिया स्टर्लिंग को देखा। वो वहां बिना कुछ बोले बैठी थी। उसने अपने दांत पीसे और मुझसे कहा, बात मत बदलो। ये खत्म होने के बाद मैं खुद डायरेक्टर स्टर्लिंग की कंपनी छोड़ दूंगा। लेकिन नेथन, क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि तुम्हारे और सेरेना के बीच अब थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं है? मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए डेमी टेक्नोलॉजी गया था। ये उन कंपनियों में से एक है जिसमें मेरे पिता ने इन्वेस्ट किया है। वहां जाने से पहले मुझे पता भी नहीं था कि सेरेना वहां है। अगर मेरे फादर ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, वहां मेरा इंटर्नशिप करना अगर सेरेना की वजह से होता तो मैं हर दिन घर पर रहना पसंद करता और कभी बाहर ही नहीं निकलता। ब्रैंडन ने काफी गुस्से में मेरी ओर देखा, खासकर जब मैंने खुलकर कहा, सेरेना की कंपनी में मेरे फादर ने इन्वेस्ट किया था। उसके अंदर से जलन की भावना उमड़ पड़ी। मैंने बात जारी रखी, लेकिन इससे मुझे एक बात याद आई। मैं सोच रहा था कि मैं जहां भी इंटर्नशिप करता था, वहां मेरी मुलाकात सेरेना से बार बार क्यों हो रही थी। क्या आपको लगता है कि सेरेना मेरा ध्यान खींचने के लिए जानबूझकर डेमी टेक्नोलॉजी में रुकी होगी? ब्रैंडन ने मेरी तरफ देखा। तुम ये क्या कह रहे हो? या शायद मुझे सेरेना को नौकरी से निकाल देना चाहिए? मैं अभी अपने फादर को बताता हूं, मैंने ये कहा और अपना फोन उठाया। ब्रैंडन बोला, तुम वाकई पत्थर दिल हो। चाहे कुछ भी हो, सेरेना तुम्हारी क्लासमेट थी। उसने एक अच्छी नौकरी पाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत की और तुम उसे निकाल रहे हो। जब वो कंपनी में शामिल हुई थी तब उसे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे फादर ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तब डेमी इतनी बड़ी नहीं थी। सेरेना शुरुआत में ही जुड़ गई थी, कंपनी के प्रति समर्पित थी, यहां तक कि कई प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने में भी भाग लिया था। और अब तुम कहते हो उसे निकाल दो, बस ऐसे ही। मैंने ब्रैंडन की ओर देखा। तुम्हारा सेरेना से कोई रिश्ता नहीं है। तुम उसके लिए बोलने को लेकर इतने चिंतित क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं सेरेना को पसंद करता हूं? मैं तो परेशान भी नहीं हूं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ब्रैंडन अपना गुस्सा काबू नहीं कर सका। वह स्वाभाविक रूप से सेरेना के साथ कुछ भी बुरा होते नहीं देखना चाहता था। विक्टोरिया स्टर्लिंग वाला पक्ष तो शायद अब हाथ से निकल चुका था, लेकिन सेरेना, उसका भविष्य भी उज्ज्वल था। भले ही इस तरफ चीजें काम न आए, उसके पास दूसरी तरफ एक सहारा तो था। अगर मैं सच में सेरेना को निकाल देता तो वो और सेरेना कैसे सरवाइव करते? उसे चुप देखकर मैंने कहा, अब सबने देख लिया है, सेरेना और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब जहां तक ब्रैंडन की बात है, वो कहता है कि सेरेना के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वे दोनों स्पष्ट रूप से अभी भी शामिल हैं। ये कहते हुए मुझे कुछ याद आया। मिसेस थॉर्नटन ने मेरी ओर देखा। क्या बात है? मैंने कहा, जब हम स्कूल में थे तभी मैंने सेरेना से मिलना जुलना बंद कर दिया था। हर कोई जानता था कि सेरेना कोई अमीर लड़की नहीं है, बल्कि मेरे परिवार के ड्राइवर की बेटी है। ब्रैंडन ने तब सेरेना के साथ ब्रेकअप करने का नाटक किया और सेरेना से कहा कि वो मेरे करीब आए। मिसेस थॉर्नटन ने अविश्वास के साथ ब्रैंडन की ओर देखा। ऐसी भी कोई बात थी? अगर वो सेरेना के साथ था और फिर भी उसने सेरेना को मेरे पास जाने के लिए प्रोत्साहित किया, तो ये बहुत ही घटिया हरकत थी। ब्रैंडन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ब्रैंडन की तरफ देखा। ये देखना चाहता था कि वो और कितनी देर तक नाटक कर सकता है। क्या तुम श्योर हो कि तुमने ऐसा नहीं किया? ब्रैंडन ने कहा। नहीं। हालांकि जैसे ही ब्रैंडन ने इनकार किया, मैंने अपना फोन खोला और एक रिकॉर्डिंग बजाई। यह उस समय ग्रोव में ब्रैंडन और सेरेना के बीच की बातचीत थी। ब्रैंडन ने कहा था, सेरेना, क्या तुम अब से मुझे इग्नोर करने का प्लान बना रही हो? सेरेना ने जवाब दिया, क्या तुमने ही मुझसे नेथन के साथ रहने के लिए नहीं कहा था और मुझसे कहा था कि उसे नाराज न करूं? अगर मैं तुम्हारे बहुत करीब आई तो क्या होगा अगर वो नाराज हो गया? ब्रैंडन ने कहा, यह मेरी गलती है। सेरेना कंफ्यूज थी। तो फिर तुमने मुझे अब यहां क्यों बुलाया? ब्रैंडन ने कहा,
बस तुम्हारी थोड़ी याद आ रही थी। तुम्हें नेथन के साथ रहने के लिए कहना सिर्फ इसलिए था ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छी रहे। मुझे लगा कि मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लूंगा। पता चला कि मैं नहीं कर सकता। क्या तुम्हें अभी भी याद है जो मैंने तुमसे पहले कहा था? ब्रैंडन ने बात जारी रखी। अब से हम सिर्फ फोन पर एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। ग्रेजुएशन से पहले हम सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड्स हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं अभी भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो? रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। ब्रैंडन का पहले और बाद का बिहेवियर सबने साफ साफ सुन लिया। उसने सेरेना को मेरे पास आने के लिए कहा था। सेरेना नहीं चाहती थी। वो रिकॉर्डिंग सुनकर तो उसे गुस्सा भी आ गया। बाकी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वर्ड्स ब्रैंडन के हैं। डेरेक ने ब्रैंडन की तरफ देखा। उसे बस यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इस तरह के इंसान को अपना फ्रेंड माना था। कोई ताज्जुब नहीं कि उस वक्त कुछ समय के लिए तुम सेरेना को नाथान के साथ देखकर जरा भी एंग्री नहीं थे। जब मैंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया तो तुमने मुझे ही चुप करा दिया था। तुमने देख लिया था कि उनके पास मनी है ना? देख लिया था कि जब तक सेरेना उसके साथ है मैं तुम दोनों के इस्तेमाल के लिए पैसे निकालता रहूंगा। उसने हमेशा सोचा था कि ब्रैंडन उसके दिल में मेल गॉड है। उम्मीद नहीं थी कि वो असल में इस तरह का इंसान था जिसे ये भी चाहिए था और वो भी। उसने ओरिजिनली सोचा था कि मैं गार्बेज हूं। अब उसे वाकई मेरे लिए थोड़ा सॉरी फील हो रहा था। ब्रैंडन ने मेरी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास वाकई एक रिकॉर्डिंग है और मैंने इसे अब तक संभाल कर रखा था, इससे पहले कि वो कुछ कहने के बारे में सोच पाता। डायना खुद को डांटने से नहीं रोक पाई। सच में बहुत थिक स्किन्ड हो, ये देखकर कि किसी के पास पैसा है, उसे ठगने के लिए टीम बनाना चाहते हो। तुम उसके पैसे खर्च करना चाहते थे और पीठ पीछे सीक्रेटली डेटिंग भी। मेरी पास्ट लाइफ में उन्होंने वाकई ऐसा ही किया था। बस इतना था कि तब इस बारे में कोई नहीं जानता था। इसके बजाय मैं वो बन गया जिस पर सबने मिलकर हमला किया। सबने कहा कि मैं सेरेना का लैपडॉग था और आखिर में सेरेना को चीट भी किया। सच में इसी के डिजर्विंग था। जबकि ब्रैंडन क्रेन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया, जो साफ तौर पर मेरे फादर की कंपनी थी। ब्रैंडन ने सेरेना के साथ अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके वहां अपनी जगह बनाई और सोचा कि वो बहुत ग्रेट है। मैंने मिसेस थॉर्नटन की तरफ देखा। मिसेस थॉर्नटन, ब्रैंडन इस तरह का इंसान है। अगर मेरे पास ये रिकॉर्डिंग नहीं होती तो वो शायद अभी भी आधे दिन तक इनकार ही कर रहा होता। सच तो ये है कि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि वो और सेरेना मुझे सेटअप कर रहे हैं, इसलिए अब मेरा उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब मैं पहले हॉटरिंग रिसॉर्ट में उससे मिला था तो मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं डायरेक्टर स्टर्लिंग को फेस दे रहा था। लेकिन उसके बाद उसने मेरे साथ कैसा बिहेव किया। उसने मेरे और सेरेना के बारे में कहानियां बनाई, मेरे और सेलेस्ट के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की, हमारी इंगेजमेंट खराब करने की कोशिश की। साफ तौर पर वही था जो लोगों को हद से ज़्यादा पुश कर रहा था। और आपकी यंगर सिस्टर डायरेक्टर स्टर्लिंग जो यहाँ बैठी हैं, उन्होंने उसकी वजह से जानबूझकर मेरे फादर को ट्रबल दी। यह जानते हुए कि मेरे फादर की हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर भी उन्हें इतना ड्रिंक कराया। इस मैटर में क्या आपको मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए? मिसेस थॉर्नटन ने विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था। सिर्फ एक ब्रैंडन के लिए इस तरह का आदमी, तुमने नेथन को नाराज कर दिया। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, मुझे इस सब की उम्मीद नहीं थी। सोचा था कि वो बस सेरेना के साथ था। आखिर उनका ब्रेकअप तो हो ही चुका है। सेलेस्ट पास ही बैठी थी और उसने विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग, काफ़ी टेम्पर है आपका, मेरे लोगों को बुली करने की हिम्मत तक कर ली। इसके अलावा जब मैं लेकवुड में थी तो अंकल क्रेन ने मेरी बहुत देखभाल की थी। आपकी उन्हें टच करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको लगता है कि मेरा कोई वजूद नहीं है? तब जब उसकी माँ ने बिल्डिंग से जंप लगा दी थी तो उसके फादर काफ़ी समय तक डेवास्टेटेड रहे थे। वो मेरी ही माँ थीं जो उसे क्रेन हाउस लेकर आईं, उसे मेरे साथ ही खाने पीने और सोने दिया। बाद में उसे लेकवुड ले आए, तभी वो मेरे अंकल के साथ रहने लगी। यह मैटर पूरी तरह से विक्टोरिया स्टर्लिंग की गलती थी। उसने माफ़ी मांगने के लिए अपना मुंह खोला। मैं ब्रैंडन को फायर कर दूंगी। मैं मिस्टर क्रेन से भी माफ़ी मांगने जाऊंगी। यंग मास्टर क्रेन, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। मैं सच में बहुत आगे बढ़ गई थी। सेलेस्ट ने कहा, चूंकि तुम इतनी सिंसियर हो तो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। सामान अंदर ले आओ। जैसे ही सेलेस्ट ने अपनी बात खत्म की, कई लोग वाइट लिकर के कई केसेस अंदर लेकर आए। सेलेस्ट ने सर्वेंट से सारी लिकर बाहर निकलवाई। ग्लासेस भी अरेंज कर दिए गए, सारे वाटर ग्लासेस, सब के सब वाइट लिकर से भरे हुए। एक ऑर्डिनरी इंसान 2 ग्लासेस के बाद ही ढेर हो जाएगा। अब वहां इतने सारे अरेंज थे। सेलेस्ट ने शांति से विक्टोरिया स्टर्लिंग से कहा, क्या तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं है? पी लो, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने उन लिकर की बोतलों को देखा। उसे रियलाइज हुआ कि सेलेस्ट इस मामले में सीरियस थी। सेलेस्ट, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? सेलेस्ट ठंडी हंसी हंसी, डायरेक्टर स्टर्लिंग मुझे फेस नहीं देंगी। आपको लगता है कि मैं इतने समय तक लेकवुड में थी
इसलिए थॉर्नटन हाउस में मेरी कोई से बात नहीं है। या आपको लगता है कि मैं थॉर्नटन फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ? आप मुझे लुक डाउन कर रही हैं। वो साफ तौर पर उससे कई साल छोटी थी, लेकिन उसके सामने बैठकर विक्टोरिया स्टर्लिंग को सच में प्रेशर फील हो रहा था। उसने एडमिट किया कि उसने पहले सेलेस्ट को अंडर एस्टिमेट किया था। अब वो जवान है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फादर की तरह होती जा रही है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको लुक डाउन करूं, सेलेस्ट ने कहा। तो फिर आज पियो। जब तक ये बोतलें ख़त्म नहीं हो जाती, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। उसकी बात खत्म होने के बाद डायना और बाकी लोग आगे आए। विक्टोरिया स्टर्लिंग के लिए लेकर डाली। वो नहीं पी रही थी। डायना ने सीधे एक्शन लिया। डायरेक्टर स्टर्लिंग, आप वाकई अपनी सिस्टर को लुक डाउन कर रही हैं। कल रात विक्टोरिया स्टर्लिंग ने रिचर्ड क्रेन को इसी तरह टारगेट किया था। मैं सोफे पर बैठकर ये सीन देख रहा था। बिल्कुल भी खुश नहीं था, बस अंदर ही अंदर ये फनी लग रहा था। कल रात विक्टोरिया स्टर्लिंग हाई एंड माइटी बनकर दूसरों को टॉर्मेंट कर रही थी, और अब वो खुद टॉर्मेंट होने वाली बन गई थी। सेलेस्ट मेरे बगल में बैठी थी। उसे परवाह नहीं थी कि वे लोग कैसे खेल रहे हैं। उसकी गेज मुझ पर पड़ी। सॉरी नेथन। मैंने अपनी आईब्रोज ऊपर की। माफ़ी क्यों मांग रही हो? सेलेस्ट ने कहा। अगर मैं कल यहाँ होती तो ये सब नहीं होता। मैंने कहा कि ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। इसके अलावा तुम्हारी सिस्टर भी तुम्हारी ही खातिर मेरी हेल्प करने आई थी। सेलेस्ट मेरे बगल में बैठी थी। कहा, बाद में जब इसकी ड्रिंकिंग खत्म हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ वापस अंकल क्रेन से मिलने चलूंगी। मैंने एक हुंकारी भरी। विक्टोरिया स्टर्लिंग काफ़ी ज़्यादा पी चुकी थी। क्लियरली वो और ज़्यादा नहीं झेल सकती थी। मिसेस थॉर्नटन ने देखा कि वे अभी भी उसे पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं। उन्हें सच में डर लग रहा था कि कहीं वो पी पी कर मर न जाए। वह चलकर पास आईं। सेलेस्ट, वो पहले ही बहुत पी चुकी है, उसे जाने दो। सेलेस्ट ने मिसेस थॉर्नटन की तरफ देखा तक नहीं। अगर आप वरीड हैं तो क्यों ना साथ मिलकर उसकी हेल्प करें। नॉर्मली सेलेस्ट से बात करना बहुत ईज़ था, लेकिन अब भले ही मिसेस थॉर्नटन बोल रही थीं, उसने कोई फेस नहीं दिया। मिसेस थॉर्नटन चिंता के मारे पागल हो रही थीं, पर उन्हें डर था कि कहीं घर में किसी की डेथ ना हो जाए, और डर था कि कुछ हो न जाए, उनकी सिस्टर के साथ कुछ हो न जाए। अलेक्जेंडर थॉर्नटन को कॉल करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। लगभग शाम हो चुकी थी जब अलेक्जेंडर थॉर्नटन आखिरकार बाहर से लौटे। मिसेस थॉर्नटन उन्हें ग्रीट करने के लिए दौड़ी। अलेक्जेंडर, तुम आखिरकार वापस आ गए। उन्हें देखो। विक्टोरिया स्टर्लिंग कब की पीकर अनकॉन्शियस हो चुकी थी। अलेक्जेंडर थॉर्नटन चलकर आए और उनके बगल में बैठ गए। क्या चल रहा है? मिसेस थॉर्नटन ने अलेक्जेंडर थॉर्नटन को पूरी स्टोरी बताई। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने सुनना खत्म किया, विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा और सेलेस्टे से कहा, चूंकि वो पहले ही इतना पी चुकी है, उसे जाने दो। इसे मेरा कुछ फेस रखना समझो। सेलेस्टे मेरे बगल में ऐसे बैठी रही जैसे उसने अलेक्जेंडर थॉर्नटन के शब्द सुने ही न हों। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने मेरी तरफ देखा। नेथन, उससे बात करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अगर कोई तुम्हारे फादर को ट्रबल देता है तो मैं उन्हें सज़ा देने वाला पहला इंसान होऊंगा। तुम्हारे फादर सेलेस्टे के लिए बहुत काइंड रहे हैं, मुझे सब याद है। अलेक्जेंडर थॉर्नटन को भी पता था कि उनकी बेटी के मैटर्स में क्रेन फैमिली ने बहुत हेल्प की थी। सेलेस्टे के मन में क्रेन फैमिली के लिए स्पेशल फीलिंग्स थीं। यही वजह थी कि उन्होंने सेलेस्टे के मेरे साथ होने का कभी अपोज नहीं किया था। एक्चुअली बहुत से लोग सोचेंगे कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड के साथ थॉर्नटन फैमिली की बेटी से शादी करना मैरिंग अप था। सेलेस्टे की कंडीशंस के साथ वो पूरी तरह से कोई बेहतर इंसान ढूंढ सकती थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर वो सेलेस्टे की ये एक विश भी पूरी नहीं कर पाए तो उनके और उनकी बेटी के बीच का बॉन्ड शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि विक्टोरिया स्टर्लिंग काफ़ी पैथेटिक लग रही थी। अंदर से सेटिस्फाइड फील हुआ। अगर वे जारी रखते तो कौन जानता है, शायद सच में किसी की डेथ हो जाती। मैंने सेलेस्टे की तरफ देखा। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? सेलेस्टे ने कहा। चूंकि नेथन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर इसे यहीं रहने दो। मिसेस थॉर्नटन ने यह सुना और जल्दी से उन्हें रुकवा दिया। डायना ने भी लोगों से विक्टोरिया स्टर्लिंग को रिलीज करवा दिया। मिसेस थॉर्नटन ने किसी से कहकर जल्दी से विक्टोरिया स्टर्लिंग को हॉस्पिटल भिजवाया। सच में डर लग रहा था कि कहीं वो मर न जाए। अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने मिसेस थॉर्नटन से कहा, वो ब्रैंडन, उस ब्रैंडन से अपनी सिस्टर को कहो कि अब कोई एसोसिएशन न रखे। साथ ही अब से विक्टोरिया स्टर्लिंग को घर पर कम बुलाया करो। मैं उसे देखना नहीं चाहता। मिसेस थॉर्नटन ने सिर हिलाया। ठीक है। उन्होंने अलेक्जेंडर थॉर्नटन के शांत एक्सप्रेशन को देखा। हालांकि वो इतने सालों से अलेक्जेंडर थॉर्नटन के साथ थीं, पर ये कोल्ड और इमोशनलेस लुक देखकर मिसेस थॉर्नटन अभी भी सिहर उठीं। सब थॉर्नटन हाउस से निकल गए। कार दरवाजे पर वेट कर रही थी। सेलेस्टे और मैं मेरे फादर से मिलने क्रेन हाउस गए। ब्रैंडन ने मिसेस थॉर्नटन की तरफ देखा। मिसेस थॉर्नटन, क्या मैं डायरेक्टर स्टर्लिंग से मिलने हॉस्पिटल जा सकता हूँ? मिसेस थॉर्नटन ने ब्रैंडन की तरफ देखा। क्या तुमने उन्हें काफ़ी नुकसान नहीं पहुंचाया है? वो औरत जो पहले जेंटल थी अब उसकी आंखें पूरी तरह कोल्ड हो चुकी थीं।
ओरिजिनली सोचा था कि उनकी सिस्टर ने बस एक असिस्टेंट हायर किया है, वो बस एंजॉय करना चाहती थी। मिसेस थॉर्नटन ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था, पर अब इस आदमी ने विक्टोरिया स्टर्लिंग को लगभग मार ही डाला था। मिसेस थॉर्नटन वाकई ब्रैंडन के साथ पोलाइट नहीं रह सकती थीं। अगर तुम फिर कभी उसके सामने दिखे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद उन्होंने अपने बगल वाले इंसान को इंस्ट्रक्ट किया, योंग की कंपनी को कॉल करो। साथ ही अब से मैं उसे स्टर्लिंग फैमिली के ग्रुप के अंडर किसी भी कंपनी में देखना नहीं चाहती। यस मिसेस थॉर्नटन। मिसेस थॉर्नटन ने सीधे लोगों से कहकर ब्रैंडन को थॉर्नटन हाउस से बाहर फिंकवा दिया। मैं कार में बैठा था। सेलेस्ट मुझ पर लीन सहारा लेकर लेटना हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम मुझ पर क्यों लीन हो रही हो? सेलेस्ट ने कहा, डर लग रहा है कि तुम कहीं भाग न जाओ। मैंने उसके सिर के ऊपर हाथ फेरा। अचानक, मैं क्यों भागूंगा? सेलेस्ट ने मेरी तरफ ऊपर देखा। अगर आज का मैटर ठीक से हैंडल नहीं होता तो क्या तुम तब भी मेरे साथ होते? मैंने आंसर दिया, जरा भी हेजिटेट नहीं किया। नहीं। हालांकि मुझे सेलेस्ट वाकई बहुत पसंद थी, पर मेरे फादर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं था। सेलेस्ट ने मुझे बोलते सुना। काफ़ी अग्रीव्ड दुखी दिखी। मुझे पता था। मैंने कहा, क्या पता था? सेलेस्ट ने पाउट किया। तुम हमेशा मुझे छोड़ने के लिए रेडी रहते हो। वो ऐसी इंसान थी जिसे कभी भी अबैंडन त्यागा किया जा सकता था, इसलिए मेरे सामने उसे हर चीज़ को लेकर केयरफुल रहना पड़ता था। मैं हंसा, बिल्कुल नहीं। मुझे बस लगा कि अगर हम न्यूयॉर्क में बुली हो रहे हैं तो क्यों न कहीं दूर छिप जाएं। अगर मैं उन्हें हरा नहीं सकता तो क्या कम से कम तुमसे भाग नहीं सकता? थॉर्नटन हाउस में सफ़र करने के बजाय क्यों न मेरे साथ वापस लेकवुड चलो? वैसे भी अगर तुम मेरे घर पर हो तो मैं किसी को तुम्हें बुली नहीं करने दूंगा। उसकी डेलिकेट आंखों की तरफ देखते हुए मैं खुद को कहने से नहीं रोक पाया, पर सेलेस्ट, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें ये डर भी नहीं लगा कि ऐसा करने से तुम्हारे फादर और आंटी नाराज हो जाएंगे? सेलेस्ट ने नहीं सोचा कि मेरे लिए तुम्हारा उन्हें ऑफेंड करना कोई बड़ी बात है। अगर तुम्हारे साथ रहने का मतलब तुम्हें सफ़र कराना है तो मुझे इस घर में वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थॉर्नटन हाउस उसके लिए वैसे भी कुछ नहीं था। ये इसलिए था क्योंकि पहले उसके फादर ने कहा था कि वो 18 साल की होने तक लेकवुड में रहे। अडल्ट होने के बाद उसे थॉर्नटन हाउस लौटना पड़ा। उसके पास लौटने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। तुम मेरे लिए कितनी अच्छी हो। मुझे तुम्हें कैसे रिवॉर्ड देना चाहिए? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिप्स कर्व किए, मुस्कुराया। किसने कहा ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है। ज़रूरत है। कैसा रहेगा अगर हम एक रूम ले लें? ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक्स मारे। सेलेस्ट अचानक से संभल नहीं पाई और मेरी बाहों में गिर गई। सेलेस्ट थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। बकवास मत करो। मैं फिर हंसा। क्या बकवास? तुम्हारी हिम्मत नहीं है। सेलेस्ट ने मुझे इग्नोर किया। वह मेरे बगल में बैठ गई। उसके चेहरे पर लालिमा की एक झलक थी। वाकई बहुत गर्मी है। ड्राइवर हमें घर ले गया। रिचर्ड क्रेन सोफे पर बैठे थे। उन्होंने एक दिन रेस्ट किया था। अब काफ़ी बेहतर दिख रहे थे। सेलेस्ट ने पोलाइटली ग्रीट किया, अंकल क्रेन। रिचर्ड क्रेन ने कहा, सेलेस्ट, बैठो। मैं चलकर गया और अपने फादर के बगल में बैठ गया। डैड, क्या आप अब बेहतर फील कर रहे हैं? सेलेस्ट ने कहा कि वो वरीड थी और आपसे मिलने आई है। रिचर्ड क्रेन ने कहा, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। बस काफ़ी समय से इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया था। थोड़ी आदत नहीं रही। मैं अब ठीक हूँ। सेलेस्ट को मत डराओ। वैसे बता दूं, आज विक्टोरिया स्टर्लिंग ने तुमसे भी ज़्यादा ड्रिंक की है। उसे सीधे हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने उन्हें ब्रीफ में बताया कि कैसे सेलेस्ट ने उनके लिए रिवेंज लिया। रिचर्ड क्रेन ने सेलेस्ट की तरफ देखा। ये बच्ची, चाहे जो भी हो, वो फिर भी तुम्हारी एल्डर है। तुमने ऐसा किया, क्या तुम्हारे फादर एंग्री नहीं होंगे? सेलेस्ट ने कहा, सब ठीक है। मैं अंकल क्रेन को बुली होते हुए बस देख नहीं सकती थी। रिचर्ड क्रेन उसके लिए ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहते थे। बस इतना कह पाए, मैं बुली नहीं हुआ था। बिजनेस करने के लिए सोशलाइज करना पड़ता है। पहले मैं लोगों के साथ तब तक ड्रिंक करता था जब तक मुझे वॉमिट न हो जाए। ये नॉर्मल है। तुम्हारे फादर तुमसे एंग्री नहीं होंगे, है ना? वो अभी अभी थॉर्नटन हाउस लौटी थी। अब वहाँ एक यंगर सिस्टर और स्टेपमदर भी हैं। ये सब उसके और उसके फादर के रिलेशनशिप को अफेक्ट न करे। सेलेस्ट ने कहा, नहीं, वो एंग्री नहीं होंगे। मैंने अपने फादर को बताया कि अलेक्जेंडर थॉर्नटन ने क्या कहा था। रिचर्ड क्रेन ये सुनकर काफ़ी ईज सुकून महसूस कर रहे थे। ये तो अच्छी बात है। फिर मैं थोड़ा क्यूरियस था। डैड, सेलेस्टे के फादर ने ऐसा क्यों कहा कि आप सेलेस्टे के लिए बहुत काइंड रहे हैं? मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है? जैसे ही मैंने अपनी बात ख़त्म की, मुझे महसूस हुआ कि सेलेस्ट मेरी तरफ देख रही है। उसकी आंखें बहुत कॉम्प्लेक्स थीं। ऐसा लग रहा था कि उनमें कुछ रिप्रोच, नाराज़गी भी है। रिचर्ड क्रेन ने मेरी तरफ एक केयरलेस एक्सप्रेशन के साथ देखा। उस वक्त सेलेस्ट कुछ समय के लिए हमारे घर पर रुकी थी। क्या तुम्हें याद नहीं? मैं पजल्ड था।
क्या वो रुकी थी? रिचर्ड क्रेन ने कहा, शायद इसलिए क्योंकि तब तुम बहुत छोटे थे। बाद में तुम्हें बुखार हुआ और उससे तुम्हारा दिमाग जल गया। याद न रहना नॉर्मल है। कुछ लोगों को तब की यादें होती हैं जब वे 2 या 3 साल के थे। कुछ लोग 5 या 6 साल की उम्र का भी याद नहीं रख पाते। क्लियरली सेलेस्ट पहले टाइप की थी। मैं दूसरे टाइप का था। मुझे वाकई याद नहीं आ रहा था कि मैं कभी सेलेस्ट के साथ रहा था। इसके अलावा मेरी मदर के गुजर जाने के बाद मेरे फादर डरे हुए थे कि मैं सैड हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने सारी पुरानी फोटोज हटा दी थीं। रिचर्ड क्रेन ने चार्ल्स से फोटो एल्बम लाने को कहा। मैं बगल में बैठकर एल्बम देख रहा था। वहां वाकई मेरी और सेलेस्ट की साथ में फोटोज थीं। वो बचपन में भी ब्यूटीफुल थी। बड़ी आंखें। स्नोबॉल तब सिर्फ एक पप्पी था। फोटो में मैं था, मेरे पेरेंट्स और सेलेस्ट, 4 लोगों की एक फैमिली। सेलेस्ट साफ तौर पर काफ़ी छोटी थी, पर उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो फोटो में मुझे बहुत ही स्ट्रेंज गेज, अजीब निगाह से देख रही थी। रिचर्ड क्रेन ने मेरी तरफ देखा। अब याद आया? मैंने सिर हिलाया। लगता है ऐसी कोई बात थी। रिचर्ड क्रेन ने अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी मदर के जाने के बाद तुम कुछ समय के लिए बीमार थे। तुम्हें उनकी याद ना आए इसलिए मैंने सेलेस्ट को और आने नहीं दिया। बाद में जब सेलेस्ट आई तो तुम उसके साथ खेलते भी नहीं थे। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा। सच में? सेलेस्ट ने कहा। ठीक है, मुझे इसकी आदत है। वो देख रही थी कि मुझे वो याद नहीं है। मैं उसके साथ पूरी तरह से एक रिलेटिव के फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था। वो उस वक्त काफ़ी शांत रहती थी और मेरे सामने कभी खुद से इनिशिएटिव पहल नहीं लेती थी, इस डर से कि कहीं मुझे मेरी मदर के जाने की सैड बात याद ना आ जाए। उम्मीद नहीं थी कि आखिर में मुझे सेरेना के पीछे भागते हुए देखेगी, उसके सामने अपीयर होते हुए, मुझे नफरत भरी नज़रों से देखते हुए, जैसे कि मैं कोई डर्टी चीज़ हूँ। यहाँ तक कि मेरे साथ एंगेजमेंट की बात सुनकर भी उसने बहुत विरोध किया था। मैंने सेलेस्ट की तरफ देखा, हालांकि उसका चेहरा बहुत शांत था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम एंग्री हो? सेलेस्ट ने ब्लैंडली, रूखेपन से कहा। एंग्री नहीं हूं। मेरा फेस ही ऐसा कोल्ड है। अगर मैंने उसे मुस्कुराते हुए ना देखा होता कि वो किसी से भी ज़्यादा हैप्पी लगती थी तो मैं उसकी बात पर यकीन कर लेता। वो वाकई एंग्री थी। डिनर के बाद रिचर्ड क्रेन रेस्ट करने चले गए। सेलेस्ट और मैं लिविंग रूम में बैठे थे। वो मेरे बगल में बैठी थी, टीवी देखने पर फोकस्ड थी। मैंने उसके लिए लीची छीली। इसे खाओ, सेलेस्ट ने प्राउडली कहा। ज़रूरत नहीं है, मैंने कोक्स मनाया किया। ये डिलीशियस है। मैं इसे तुम्हारे मुंह तक ला रहा हूं। चाहिए? अब एंग्री मत हो। जब से पुराने मैटर्स का जिक्र हुआ था वो तब से एंग्री थी और मुझसे एक वर्ड भी नहीं बोल रही थी। सेलेस्ट टीवी को घूरती रही। खुद खा लो, मैंने कहा। अगर तुम इसे नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें किस करूंगा। मुझे बोलते सुनकर उसने मेरे हाथ का पीछा किया और लीची को काट लिया। मैं स्पीचलेस था। तुम क्या मतलब? क्या तुम मेरे किस करने से इतना डरती हो? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। तुम्हें मैं याद नहीं हूं। तुम्हें स्नोबॉल भी याद नहीं है। मैंने सुना है कि हर बार तुम स्नोबॉल से दूर रहते थे। सेलेस्ट जानती थी कि मैं डेफिनेटली पुराने मैटर्स याद नहीं रख सकता था। शायद बाद में भी याद नहीं कर पाऊंगा। वे यादें मेरे लिए बहुत डिस्टेंट थीं। लोग सिर्फ वही यादें भूलते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे मुझसे रिलेटेड सब कुछ। उसने कभी कुछ नहीं भुलाया था, फिर भी मैं सब कुछ भूल गया था। ये प्रूव करता था कि मेरे हार्ट में उसका कोई मैटर नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ पुराने मैटर्स खोदेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं अपने फादर के सामने उन चीज़ों के बारे में नहीं पूछता। उसे कोक्स करने के लिए मैं बोल पड़ा। एक्चुअली मुझे पहले से ही थोड़ा याद आ गया है, सेलेस्ट ने सॉफ्टली कहा। तो मुझे बताओ तुम्हें क्या याद है? मुझे चुप देखकर सेलेस्ट तुरंत समझ गई। झूठे। उसकी आंखों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखा। मैंने सोफे पर अपने पैर ऊपर रखे, अपना आर्म उसके शोल्डर्स के चारों ओर लपेट लिया। इस वर्ल्ड में केवल मैं ही उसके सामने इतना कैजुअल होने की हिम्मत करता था। मैंने उसकी फिंगर्स की तरफ देखा, फिर से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगा। शुरू से अंत तक मुझे सेलेस्ट के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में कभी पता ही नहीं चला, तो वो उन चाइल्डहुड मेमोरीज को पकड़े हुए थी। इस पूरे समय मेरा इंतजार कर रही थी, ये सोचते हुए कि मैं कुछ भी याद नहीं रख सका। और आखिर में जब वो मुझे ले जाना चाहती थी, मैंने कितनी हर्टफुल बातें कही थी। वो तब कितनी सैड रही होगी। फॉर्चुनेटली मुझे एक डू ओवर मिला। सेलेस्ट ने मुझे साइलेंट होते देखा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो पहले सो जाओ, मैंने कहा। नींद नहीं आ रही, पुराने दिनों के बारे में सोच रहा हूं। मुझे तुम्हारे प्रति थोड़ा सॉरी फील हो रहा है। उसने सुना कि मेरी आवाज़ में कुछ ग्रीवॉन्स, शिकायत थी। सेलेस्ट जो अभी मुझे इग्नोर कर रही थी, अब मेरे चेस्ट से लग गई, कंफर्ट करते हुए। मैं तो बस तुम्हारे साथ जोकिंग कर रही थी, तुमसे एंग्री नहीं हूं। हालांकि मैं ही केयरलेस था, लेकिन खोने से डरने वाली हमेशा सेलेस्ट ही थी। क्लियरली वे लगभग एक ही एज के थे, लेकिन वो इतनी मैच्योर कैसे हो सकती थी? मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया,
फिर भी तुम अभी भी मेरे साथ हो। क्या तुम कोई एंजल हो? सेलेस्ट ने मुझे बोलते सुना, अपना सिर उठाया और मेरे लिप्स पर किस किया। तुम्हें पा लेना ही काफ़ी है। ब्रैंडन का सामान डॉर्मेट्री से बाहर फेंक दिया गया। उसने अपनी चीज़ें लीं और सेरेना की जगह पर लौट आया। सेरेना अभी कंपनी से वापस आई थी। उसे हॉलवे में बैठा देखकर वो थोड़ी सरप्राइज्ड थी। तुम यहाँ क्यों हो? ब्रैंडन की आंखें लाल हो गईं। मुझे फायर कर दिया गया, सेरेना ने कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं? अब तुम अपना सारा लगेज भी वापस ला रहे हो। याद है जब वो पहले मूव आउट हुआ था, कितना हैप्पी लग रहा था। उसने सोचा था कि उसकी जॉब स्टेबल है। ब्रैंडन अग्रीव्ड दिखा। सेरेना, मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब और नहीं झेल सकता, सेरेना ने रिप्लाई किया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा बॉस वाकई तुम्हें वैल्यू देता है? ब्रैंडन ने एंग्री होकर कहा। ये नेथन है। वो मेरे बॉस को जानता है, इसलिए उसने मुझे फायर करवाने का रास्ता ढूंढ लिया। मुझे वाकई समझ नहीं आता, क्या वो मुझे मरा हुआ देखना चाहता है तभी वो मेरा पीछा छोड़ेगा? वो बहुत अपसेट था। सेरेना को भी गुस्सा आ गया। क्या वो पागल हो गया है? वाकई लोगों को जीने का रास्ता नहीं देगा, ब्रैंडन ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे इतनी नफरत करेगा। सेरेना ने उसे डिफेंड किया, उसका सामान अंदर ले जाने में हेल्प की। अंदर आओ, ब्रैंडन सोफे पर बैठ गया। सेरेना ने उसकी तरफ देखा। वो तुम्हें इस तरह टारगेट क्यों कर रहा है? ब्रैंडन ने अपना सिर झुका लिया। उसे उस साल के बारे में पता चल गया है जब मैंने तुम्हें उसके पास जाने के लिए कहा था, इसलिए वो ग्रज, नाराजगी पाले हुए है। इसके अलावा उसके पास तब की एक रिकॉर्डिंग है जब हम ग्रोव में थे, जब मैंने तुमसे ग्रेजुएशन के बाद साथ होने का इंतजार करने के लिए कहा था। उसने तब सब कुछ सुन लिया था। इस मैटर का जिक्र होने पर सेरेना ने भी माथा सिकोड़ा। तो नेथन को तब से सब पता था। कोई ताज्जुब नहीं कि बाद में उसने चाहे जो भी किया, नाथन ने उसकी जरा भी परवाह नहीं की। उसकी आंखें उसे देखते हुए और भी कोल्ड हो गई थीं। उसने कहा, फिर भी उसे तुम्हें इस तरह टारगेट करने की जरूरत नहीं है ना? ओरिजिनली जब वे दोबारा मिले थे तो उसके मन में मेरे लिए एक अच्छा इंप्रेशन था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ब्रैंडन को इस तरह बुली करूंगा। ये सुनकर कि रिचर्ड क्रेन बीमार हैं, उसने मिलने के बहाने क्रेन हाउस आने का फैसला किया। रिचर्ड क्रेन ने उसे बड़े होते देखा था। मैं भी उसके प्रति काफ़ी पोलाइट था। पिछली बार जब सेरेना आई थी, रिचर्ड क्रेन घर पर नहीं थे। मैंने सीधे उसे बाहर निकाल दिया था। आज जब वो आई तो रिचर्ड क्रेन इत्तेफाक से घर पर ही थे। मैंने अभी अपने रूम में कपड़े पहनना ख़त्म ही किया था। जब आंटी जो मुझे बुलाने आई, मैं नीचे गया और सेरेना को अपने फादर के साथ बैठे देखा। सेरेना को आया देख मैंने मजाक उड़ाया। मैंने तुम्हें पिछली बार बाहर निकाल दिया था, फिर भी तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत हुई, सेरेना ने कहा। तुमने लोगों से कहकर ब्रैंडन को फायर क्यों करवाया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ब्रैंडन की वजह से आएगी। तुम वाकई उसकी इतनी परवाह करती हो? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है और तुम अब कांटेक्ट में नहीं हो? तुम दोनों अब भी साथ कैसे हो? सेरेना ने मेरी कोल्डनेस देखी, अपनी आवाज़ को सॉफ्ट करने से खुद को नहीं रोक पाई। नेथन, क्या तुम ऐसे नहीं हो सकते? ये पिछले साल उसके लिए ईजी नहीं रहे हैं। उसने कितनी सारी जॉब्स ढूंढी, सब लूकस जी द्वारा सैबोटाज खराब कर दी गईं। आखिरकार उसे एक जॉब मिली और तुम उसे जीने नहीं दे रहे। क्या होगा अगर तुम उसे मौत की तरफ धकेल दोगे? हम सब क्लासमेट्स हैं। क्या तुम्हें उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना ही होगा? मैं बैठ गया और सेरेना की तरफ देखा। अगर मैं उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता तो क्या तुम और ब्रैंडन आज यहाँ होते? लेकिन चूंकि तुम अब ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा। मैंने पहले ही मिस्टर हू को बता दिया है, उनसे तुम्हें फायर करने के लिए कह दिया है। वो पहले ही एग्री हो चुके हैं। सेरेना को इस बात की परवाह नहीं थी कि रिचर्ड क्रेन उनके बिल्कुल बगल में थे। वो सीधे रोने लगी। तुम इतने बीमार सन की क्यों हो? उसकी जॉब उसे बहुत मुश्किल से मिली थी और मैंने कहा उसे फायर कर दो, बस ऐसे ही। मैंने कहा, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि जब तुम्हारी जॉब चली जाएगी तो मैं उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा हूं? ब्रैंडन के साथ मिलकर ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगा। पता नहीं ब्रैंडन ने उसे क्या बताया था। वो सुबह सुबह ब्रैंडन के लिए स्टैंड लेने और ट्रबल ढूंढने चली आई। इतनी मेहनत के साथ उसने अपनी चिंता क्यों नहीं की? क्योंकि वो मुझसे रीज़न तर्क नहीं कर सकती थी। सेरेना ने सीधे रिचर्ड क्रेन से उम्मीद लगा ली। अंकल क्रेन, इसकी तरफ देखिए। इन पिछले सालों में मैंने उसे प्रोवोक उकसाया नहीं किया है, उसके साथ कुछ गलत भी नहीं किया है। पिछली बार जब मैंने उसे कंपनी में देखा था तब भी मैं बहुत पोलाइट थी, फिर भी अब वो मुझे फायर कर रहा है। रिचर्ड क्रेन ने मुझे माथा सिकोड़ते हुए देखा। नेथन, क्या इस बारे में डिस्कस नहीं किया जा सकता? मैंने कहा, डैड, वो डेमी में काम करती है। मैं अपनी इंटर्नशिप के लिए डेमी गया था। ब्रैंडन ने यहाँ तक कहा, मैं उसकी वजह से वहाँ गया था। अगर मैं उसे फायर नहीं करता तो क्या मुझे खुद को फायर कर लेना चाहिए?
सेरेना का चेहरा काला पड़ गया। ब्रैंडन ऐसा नहीं कह सकता था। मैं हल्का सा हंसा। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं उसे फ्रेम फंसा कर रहा हूं? मेरे फादर ने उसे इस तरह देखा और मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए कि कैसे। ब्रैंडन ने सेरेना को प्रोटेक्ट किया। मुझे ब्रैंडन के काम ढूंढने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसने अपने बॉस के सामने इतनी कड़वाहट फैलाई। बॉस को मेरे फादर को ट्रबल देने के लिए उकसाया, जिससे मेरे फादर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। क्या मैं उसे माफ़ कर सकता हूं? सेरेना स्टंड रह गई। तुम कह रहे हो कि ब्रैंडन की वजह से अंकल क्रेन को हॉस्पिटल जाना पड़ा? नेथन, मुझे पता है तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम्हें उसे इस तरह स्मीयर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठंडी हंसी हंसा। मैं उसे स्मीयर कर रहा हूं। मुझे पता था कि मेरे फादर असल में हमेशा सेरेना के प्रति सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं। कई बार मेरे लिए बहुत आगे बढ़ना कन्वीनियंट नहीं होता था। कहीं मेरे फादर को ये न लगे कि मैं अनरीजनेबल हूं। डैड, जब आप विक्टोरिया स्टर्लिंग के साथ डिनर कर रहे थे, क्या ब्रैंडन उनके साथ था? उस समय मैं आपको वहां से ले जाना चाहता था। वो वहां आधे दिन तक मजाक उड़ा रहा था। रिचर्ड क्रेन को अचानक समझ आ गया। विक्टोरिया स्टर्लिंग के साथ जो था वो ब्रैंडन था। मैंने कहा कि वो फैमिलियर लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि वो कौन था। मैंने ब्लैंडली कहा, वो और कौन हो सकता है? रिचर्ड क्रेन बोले, मैंने तो सोचा था कि वो विक्टोरिया स्टर्लिंग का बॉयफ्रेंड है। पिछली बार सेलेस्टे के फादर ने हमें हॉट स्प्रिंग्स पर इनवाइट किया था। वो विक्टोरिया स्टर्लिंग के साथ था। फिर वो विक्टोरिया स्टर्लिंग के साथ डिनर पर गया। विक्टोरिया स्टर्लिंग उसके लिए वाकई बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि उसकी वजह से मुझे ट्रबल भी दी। ये कहने के बाद मैंने सेरेना की तरफ देखा। सेरेना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिलेशनशिप है। वैसे भी मैंने तुम्हारा ट्रू कैरेक्टर बहुत पहले देख लिया है। मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। लेकिन ये मत भूलो कि जब तुम स्कूल में थी, मेरे फादर ने तुम्हें बहुत सब्सिडाइज किया था। उन्होंने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया, ये तुम अपने दिल में जानती हो। अब ब्रैंडन की वजह से मेरे फादर हॉस्पिटल पहुंच गए। तुम मेरे फादर से मिलने आती हो, फिर भी तुम यहाँ उस पर्सन के लिए बोल रही हो जिसने उन्हें हर्ट किया। सेरेना ने एक्सप्लेन किया, यहाँ ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ब्रैंडन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, वो ऐसा है या नहीं, ये खुद उससे जाकर पूछो। उसकी मेहरबानी से विक्टोरिया स्टर्लिंग अभी भी हॉस्पिटल में लेटी हुई है। अगर वो फ्यूचर में स्टर्लिंग फैमिली की किसी भी कंपनी में वापस जाना चाहता है, तो ये शायद इम्पॉसिबल है। उसने जिस पर्सन को ऑफेंड किया है वो मैं नहीं था। अब सिर्फ तुम ही उसे ट्रेजर की तरह ट्रीट करती हो। अभी भी उसके लिए बोल रही हो। स्टूपिड। सेरेना ने ब्रैंडन के बारे में सोचा, खासकर जब मैंने उसका और विक्टोरिया स्टर्लिंग का जिक्र किया। वो सीधे क्रेन हाउस से निकल गई। रिचर्ड क्रेन ने उसे जाते हुए देखा और वापस मेरी तरफ मुड़े। क्या तुमने वाकई मिस्टर हू से उसे फायर करने के लिए कहा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता चला था कि जब वो डेमी गई थी तो आपने उसे इंट्रोड्यूस कराया था। इस मैटर का जिक्र करते हुए रिचर्ड क्रेन ने आह भरी। उस समय वह रोज़ाना पार्ट टाइम काम कर रही थी। मिस्टर हू की कंपनी को इत्तेफाक से लोगों की ज़रूरत थी। मैंने उन्हें कनेक्ट कर दिया। चाहे जो भी हो, वो काफ़ी हार्डवर्किंग थी। मिस्टर हू भी उसे काफ़ी पसंद करते थे। क्या तुम्हारा उसे अब फायर करना ठीक है? मैं अनहैप्पी था। डैड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जाती है, लेकिन फ्यूचर में उसकी और हेल्प मत करना। मुझे खुशी नहीं होगी। क्या आप नहीं जानते कि मैं सेरेना को पसंद नहीं करता? अंकल अभी भी सोचते हैं कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशनशिप है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो सेलेस्टे को खुशी नहीं होगी। मुझे सेलेस्टे का जिक्र करते देख रिचर्ड क्रेन थोड़ा हेल्पलेस होकर मुस्कुराए। ठीक है, वैसे भी वो अब बड़ी हो गई है। उसे अपनी जॉब खुद ढूंढने दो। सेरेना क्रेन हाउस से निकल गई। कंपनी नहीं गई, सीधे अपने अपार्टमेंट गई। अभी नीचे ही थी। उसने अपना फ़ोन खोला और विक्टोरिया स्टर्लिंग को सर्च किया। 30 साल की उम्र, अभी भी काफ़ी ब्यूटीफुल। स्पेशली वो अब बहुत रिच थी। उसकी तुलना में उसकी अपनी इनकम तुरंत इनसिग्निफिकेंट लगने लगी। ब्रैंडन ने केवल कुछ ही दिन काम किया था, फिर भी वो उस औरत के साथ हर जगह जा चुका था, ये कहते हुए कि उन दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसे इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं हुआ। वो ऊपर गई और बेडरूम का दरवाज़ा ज़ोर से धकेला। ब्रैंडन अभी अभी बाथरूम से बाहर आया था। सेरेना को देख उसने सरप्राइज़ के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हें तो काम पर होना चाहिए था, तुम वापस क्यों आ गई? सेरेना ने उसे घूरा। क्या तुम विक्टोरिया स्टर्लिंग के साथ थे? ये सुनकर ब्रैंडन फ्रीज हो गया। उसने सेरेना की तरफ देखा। तुम्हें ये किसने बताया? सेरेना ने कहा। उसकी चिंता मत करो। ब्रैंडन थोड़ा सरप्राइज्ड था। ये नेथन था, है ना? तुम क्रेन हाउस गई थी। सेरेना ने कोल्डली कहा। तुमने उसके साथ टीम अप करके अंकल क्रेन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अंकल क्रेन हमेशा मेरे लिए अच्छे रहे हैं। जब तुम स्कूल में थे तब तुम्हें उनकी स्कॉलरशिप भी मिली थी। अब तुम ऐसा कुछ करते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई कॉन्शियस ज़मीर है? ब्रैंडन को उम्मीद नहीं थी कि सेरेना वापस आकर उसे इतनी बुरी तरह डांटेगी। उसने अपने होंठ हिलाए।
मुझे फोर्स किया गया था। विक्टोरिया स्टर्लिंग जैसी औरत, मुझे उसके सामने बोलने का कोई राइट नहीं था। सेरेना, मैं बस एक एम्प्लॉय हूँ, एक न्यूकमर जिसने अभी स्टार्ट किया है। सेरेना ने माथा सिकोड़ा। एक न्यूकमर? मैंने सुना है कि तुम उसके साथ हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट भी गए थे। ब्रैंडन ने कहा, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। सच में, कुछ नहीं। सेरेना ठंडी हंसी हंसी। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम एक औरत के पीछे पीछे हॉट स्प्रिंग्स में गए और कहते हो कि कुछ नहीं हुआ। लेटली, जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने सच भी नहीं बताया। उसने तो नादानी में सोचा था कि ब्रैंडन रोज काम पर जा रहा है। उम्मीद नहीं थी कि उसने कुछ ही दिन काम किया और इतनी ट्रबल खड़ी कर दी। ब्रैंडन ने सेरेना की तरफ देखा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? सेरेना ने ब्लैंडली कहा। मुझे लगता है कि जब तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो तुम मुझे ढूंढने वापस आ गए। अगर तुम किसी रिच औरत को फंसा पाते तो और कुछ नहीं होता, है ना? याद है कैसे उसने पहले उसे नाथन के करीब जाने के लिए कहा था, फीलिंग्स का इस्तेमाल करके उसे ठगने के लिए। ब्रैंडन हमेशा से इतना प्रैक्टिकल रहा था। अब जब उसे एक बेहतर औरत मिल गई थी तो ये नॉर्मल था। ब्रैंडन ने कहा, अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। सेरेना का चेहरा कोल्ड था। मेरे घर से बाहर निकलो। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम मुझे डिस्गस्टेड फील कराते हो। कल रात उसे उसके लिए सॉरी फील हो रहा था। अब उसे देखकर वो फटना चाहती थी। ब्रैंडन अपनी जगह खड़ा रहा, उसके कोल्ड अपीयरेंस को देखता रहा। सेरेना ने उसका सामान लिया और एक सूटकेस में ठूंस दिया। उसे और उसके सामान को बाहर निकालने का प्लान बनाने लगी। तभी उसका फ़ोन बजा। ये कंपनी से कॉल था। सेरेना ने अपना फ़ोन देखा और आंसर किया, फिर ब्रैंडन से कहा, मैं पहले कंपनी जा रही हूँ। जब मैं वापस आऊंगी तब इस बारे में डिस्कस करेंगे। वो कंपनी पहुंची। मिस्टर हू ने उसे टर्मिनेशन के बारे में बताया। जैसा कि मैंने कहा था, मैं उसे फायर करना चाहता था। मेरे पास अब ग्रेट एबिलिटीज़ थीं और वाकई ये पावर भी थी। सेरेना को खामोश देख, मिस्टर हू ने कहा, तब मेरे पास कुछ नहीं था। क्रेन फैमिली ही थी जिसने मुझमें इन्वेस्ट किया था। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन मेरा एक फ्रेंड है जिसकी कंपनी को लोगों की ज़रूरत है। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। सेरेना ने सीधे मना कर दिया। मिस्टर हू, ज़रूरत नहीं है। मिस्टर हू ने उसकी तरफ देखा। क्यों? सेरेना ने कहा, चूंकि मिस्टर हू क्रेन फैमिली को चुनते हैं तो हमारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। अब से मैं क्रेन फैमिली से रिलेटेड किसी भी कंपनी से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। अपनी क्वालिफिकेशंस के साथ क्या उसे डर था कि उसे जॉब नहीं मिलेगी? अब अनगिनत लोग उसे हायर करने के लिए लड़ रहे थे। मिस्टर हू ने उसका एरोगेंट एटीट्यूड देखा और कुछ नहीं कहा। कंपनी छोड़ने के बाद सेरेना घर चली गई। ब्रैंडन अभी भी वहीं था। वो अपार्टमेंट क्लीन कर रहा था। सेरेना अंदर आई, दरवाजे पर खड़ी होकर कुछ देर ब्रैंडन को देखती रही। ब्रैंडन ने उसकी तरफ देखा। तुम वापस आ गई? आज काम पर नहीं जा रही हो? सेरेना चलकर पास आई। वो अभी वापस ही आई थी और उसने अपार्टमेंट को स्पॉटलेस क्लीन कर दिया था। इसके बाद सेरेना घर पर रहकर जॉब्स ढूंढने लगी। दोपहर में ईथन चाओ सीधे मेरे घर आया। मैं पैकअप करके बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। सेलेस्ट ने कहा था कि वो मुझे फ्लाइंग के लिए ले जाएगी। मैं खुद ड्राइव पर तो जा सकता था, लेकिन फ्लाइंग के लिए जाना मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। ईथन चाओ मेरे बगल में बैठ गया। सुना है सेलेस्ट ने थॉर्नटन हाउस में काफ़ी सीन क्रिएट किया। मैं हंसा। तुम्हें इस बारे में भी पता है? ईथन चाओ बोला, विक्टोरिया स्टर्लिंग अभी भी हॉस्पिटल में है। मिसेस थॉर्नटन बहुत वरीड हैं। मिसेज थॉर्नटन के साथ अच्छे रिलेशनशिप और उनके करीब होने की वजह से मेरे फादर भी उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे। चियाओ जू युआन न्यूयॉर्क में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। मैंने कहा, अंकल ही थॉर्नटन फैमिली के करीब हैं। फिर भी हर दिन वो मुझे सेलेस्ट के साथ रहने नहीं देते। पिछली बार उन्होंने सेलेस्टे के साथ मेरी एंगेजमेंट लगभग खराब ही कर दी थी। ईथन चाओ ने कहा कि वो भी तुम्हारे लिए वरीड रहते हैं। लेकिन सेलेस्ट में वाकई गट्स हैं। उसने अपने फादर से बहस करने की हिम्मत तक कर ली। उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे लिए इतनी अच्छी होगी। मेरे फादर पहले उसका नाम सुनकर ही चढ़ जाते थे, पर इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। ईथन चाओ ने न्यूयॉर्क में सब कुछ देख लिया था, लेकिन मेरे लिए सेलेस्ट का फेवरेटिज्म, पक्षपात वाकई वन ऑफ अ काइंड अनोखा था। मैंने कहा, वो सच में मेरे लिए बहुत अच्छी है, इसलिए अगली बार बकवास मत करना। ईथन चाओ ने बात जारी रखी, मैं भी फ्लाइंग पर जाना चाहता हूँ। मैंने सिर हिलाया। तो साथ चलो। एक और पर्सन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईथन चाओ ने आह भरी, लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ। बाद में मुझे शे फैमिली के साथ डिनर पर जाना है। शे फैमिली? मुझे घूरते देख ईथन चाओ खांसा। उसकी फैमिली मुझसे मिलना चाहती है। आज रात हम साथ डिनर कर रहे हैं। तुम सेन के साथ फिर से वापस आ गए हो। तुम दोनों तो क्लियरली पहले ही ब्रेकअप कर चुके थे। ईथन चाओ ने मुझसे कहा, नेथन, तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? पिछली बार उसने मुझसे बहस की थी, ये सच है। लेकिन उसके बाद उसका अपॉलॉजी एटीट्यूड वाकई बहुत अच्छा था।
उसका लुक्स मेरे टेस्ट के हिसाब से है और वो मेरे लिए अच्छी है। मेरे फादर को भी सीए फैमिली की कंडीशंस पसंद हैं। अगर मैं उसके साथ नहीं हूं तो मुझे उससे बेहतर कोई नहीं मिल सकता। इसके अलावा वो एक टॉप स्टूडेंट है, हमेशा अच्छे ग्रेड्स लाती थी और वेल बिहेव्ड थी। खैर, मैं अब निकल रहा हूं। तुम्हारी सेलेस्ट के साथ डेट को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यह कहने के बाद वो बाहर भागा। मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ, देखा कि शीलिन उसे पिक करने आई है। वाकई एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड जैसी लग रही थी। अगर मुझे अपनी पास्ट लाइफ का एंड अंजाम पता नहीं होता, मैं भी शायद यही सोचता कि सीन वाकई एक काफ़ी अच्छी इंसान थी। फ्लाइट बेस के रास्ते में सेलेस्ट ड्राइविंग करते समय सनग्लासेस पहने हुए थी। मैं बगल में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मैंने रिप्लाई किया, ईथन चाओ के बारे में सोच रहा हूं। वो फिर से शेन के साथ वापस आ गया है, लेकिन मैं ईथन चाओ को बता नहीं सकता कि वो पर्सन फ्यूचर में उसे मार डालेगी। अगर वो शाओलिन से शादी करता है तो उसका एंड अच्छा नहीं होगा। अगर मैंने ऐसा कहा तो ईथन चाओ को लगेगा कि मैं उसे बद्दुआ दे रहा हूं। जो चीज़ें दूसरों की नज़रों में अभी हुई ही नहीं हैं, वो सब बकवास होती हैं। सेलेस्ट ने कहा, तुम जीन से इतनी नफरत क्यों करते हो? लॉजिकली तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं उसके साथ न्यूयॉर्क आई थी। शिया-लिन के ईथन चाओ की गर्लफ्रेंड होने के अलावा मेरा सिम के साथ कोई ग्रज नहीं हो सकता। मैंने सेलेस्ट से कहा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैंने सपना देखा था कि ईथन चाओ के उससे शादी करने के बाद उसकी लाइफ मेरे सपनों की वजह से बहुत खराब हो गई? सेलेस्ट पहले भी कई बार गवाह रह चुकी थी। उसने अब डाउट नहीं किया। मैंने कहा, क्या तुम जानती हो कि वो शॉन किस तरह का इंसान है? सेलेस्ट ने कहा, मैं नहीं समझती, लेकिन मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प कर सकती हूँ। फ्लाइट बेस पहुंचने पर प्लेन सेलेस्ट के लिए पहले से ही तैयार था। मैं पैसेंजर सीट पर बैठकर सेलेस्ट की तरफ देख रहा था। क्या तुम वाकई उड़ना जानती हो? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ। जब मैं प्लेन से उतरा तो मैं उसके बगल में बैठ गया। थोड़ा डिजी, चक्कर आना फील हो रहा था। सेलेस्ट चलकर आई और मेरी तरफ देखा। अब बेहतर लग रहा है? मैंने अपना हाथ हिलाया। अब ठीक है? उसने मुझे खड़े होने में हेल्प की। अगर तुम अनवेल फील कर रहे हो तो हम अगली बार फिर नहीं आएंगे। मैंने कहा, सब ठीक है। मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अगली बार फिर आएंगे। सेलेस्ट, तुम्हारे साथ होने पर हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। मैंने तो कभी ये सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी कि मैं तुम्हें पर्सनली प्लेन उड़ाते हुए देख पाऊंगा। जब तक हम फ्लाइट बेस से वापस आए, शाम हो चुकी थी। विक्टोरिया स्टर्लिंग आई थी। अभी अभी हॉस्पिटल से रिलीज हुई थी। वो स्पेशली रिचर्ड क्रेन से माफ़ी मांगने आई थी, अपने यूजुअल एरोगेंट अपीयरेंस से बिल्कुल अलग। अब हमें यहाँ देखकर वो काफ़ी हैगर्ड, थकी हुई लग रही थी। मैंने मजाक उड़ाया, डायरेक्टर स्टर्लिंग यहाँ क्यों हैं? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, मैंने पहले मिस्टर क्रेन को ऑफेंड किया था, इसलिए मैं माफ़ी मांगने आई हूँ। रिचर्ड क्रेन ने विक्टोरिया स्टर्लिंग की तरफ देखा, जो खुद उनसे भी ज्यादा मिजरेबल लग रही थी। उन्होंने अपना हाथ हिलाया। सब ठीक है। ये सब एक छोटा सा मैटर था। डायरेक्टर स्टर्लिंग के साथ डाइन करना मेरे लिए ऑनर की बात थी। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने मेरे बगल में खड़ी सेलेस्ट की तरफ देखा, जिसने एक वर्ड भी नहीं कहा। उसका चेहरा अभी भी बहुत रिलैक्स्ड था, जैसे कि कल जिस इंसान ने उसे तब तक टॉर्मेंट किया था जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ने लगीं वो नहीं थी। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने बात जारी रखी, पहले मैं ब्लाइंड थी और मिस्टर क्रेन को ऑफेंड कर दिया। उसने ओरिजिनली सोचा था कि मैं सेलेस्ट के लिए चाहे जितना भी इंपॉर्टेंट हूं, वो सेलेस्ट के उसके खिलाफ पूरी तरह जाने के लिए काफ़ी नहीं होगा। लेकिन सच तो ये था कि सेलेस्ट ने न केवल मुझे प्रोटेक्ट किया, बल्कि मेरे फादर के लिए उसके खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया। मैंने ब्लैंडली कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो जल्दी वापस जाइए और रेस्ट कीजिए। आपको इस तरह देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप मेरे घर पर मर तो नहीं जाएंगी, है ना? विक्टोरिया स्टर्लिंग ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी की एक झलक थी। आपका असिस्टेंट डैनियल अब आपके पीछे पीछे नहीं घूमता। उसे आधा मरा हुआ देखकर भी डैनियल की चिंता करते देख मैंने सीधे कहा, उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। विक्टोरिया स्टर्लिंग कुछ सेकंड के लिए साइलेंट थी, फिर कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे डेट करने के लिए ढूंढ रही हूं। खैर, आज मैं इजाज़त लेती हूं। नतीजा ये हुआ कि बाहर जाते ही दरवाजे पर उसका सामना सीधे डैनियल से हो गया। वो मुझसे कुछ ज़रूरी मैटर्स पर बात करने आया था। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने उसे देखा, मिस्टर ताओ। डैनियल ने विक्टोरिया स्टर्लिंग के हुलिये को देखा, जो हॉस्पिटल वाले दिन से बिल्कुल अलग था। उस वक्त हॉस्पिटल में वो कितनी हाई एंड माइटी लग रही थी, अब वो बिल्कुल लाचार दिख रही थी। बस एक व्हीलचेयर की कमी थी। डैनियल ने पोलाइटली कहा, डायरेक्टर स्टर्लिंग। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो मेरी कंपनी ज़रूर आना। मैं मिस्टर ताओ से बात करना चाहूंगी। डैनियल ने कहा, सॉरी, मैं फ्री नहीं हूं। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने बात जारी रखी, मिस्टर ताओ, क्या आप मेरी कंपनी में स्विच करने के बारे में सोचेंगे? डैनियल ने सीधे मना कर दिया,
कोई इरादा नहीं है। मेरी करंट जॉब काफ़ी अच्छी है। विक्टोरिया स्टर्लिंग ने कहा। ऐसा है क्या? कितनी शर्म की बात है। लेकिन अगर आप कभी सोचें तो किसी भी समय आना ठीक है। मैं सोफे पर बैठा था। डैनियल बाहर से अंदर आया और चलकर मेरे पास आया। मेरा अभी दरवाजे पर विक्टोरिया स्टर्लिंग से सामना हुआ। मैंने डैनियल की तरफ देखा। वो मेरे फादर से माफ़ी मांगने आई थी। डैनियल ने आगे कहा, वो मुझे अपनी कंपनी के लिए पोच करना चाहती है। मैं पजल्ड था। वह तुम्हें किस लिए पोच करना चाहती है? डैनियल ने मुझसे कहा, शायद स्टॉक ट्रेडिंग की वजह से हमने पहले जो स्टॉक्स खरीदे थे उनसे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। उसने एक टैबलेट आगे बढ़ाया। मैंने उस पर डेटा देखा, रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड था। डैनियल ने कहा, लेकवुड में नॉर्थ एरिया की हाउसिंग प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। यंग मास्टर के पास जो ज़मीन है उसके बारे में सबको पता चल गया है। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या यंग मास्टर उन ज़मीनों को बेचना चाहते हैं। मैंने आधी रात के समय उन्हें एक्सचेंज किया था। तब उस लोकेशन की किसी ने कोई वैल्यू नहीं समझी थी, क्योंकि वो वाकई बहुत वीरान इलाका था। हालांकि गवर्नमेंट ने अब नॉर्थ को डेवलप करना शुरू कर दिया था। हर तरह का ट्रांसपोर्टेशन भी तेज़ी से डेवलप हो रहा था। नॉर्थ की ज़मीन अचानक हॉट प्रॉपर्टी बन गई। मैंने हाथ हिलाया। बेचना नहीं है, मैं खुद इसे डेवलप करने का प्लान बना रहा हूँ। डैनियल ने मेरी तरफ देखा। ठीक है। जब उसने पहली बार मुझे फॉलो करना शुरू किया था तो वो मेरे कई आइडियाज़ को समझ नहीं पाता था। कभी कभी उसे शक भी होता था कि मैं एक ऐसा अमीर यंग मास्टर हूँ जिसके पास बहुत पैसा है और खर्च करने की जगह नहीं, इसलिए रैंडमली उसे वेस्ट कर रहा हूँ। नतीजा ये हुआ कि कुछ सालों बाद फैक्ट्स ने प्रूव कर दिया कि मेरा विजन बहुत दूरदर्शी था। अब मैं जो कुछ भी कहता, डैनियल उस पर ज़रा भी डाउट नहीं करता था। हम दोनों के काम के मैटर्स डिस्कस करने के बाद सेलेस्ट चलकर आई और मेरी तरफ देखा। तुम दोनों इतनी खुशी खुशी किस बारे में बात कर रहे हो? मैं मुस्कुराया। क्या तुम कुछ खाना चाहती हो? मेरी तरफ से ट्रीट। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। अब घर पर खाना नहीं है। मेरी पास्ट लाइफ में मैं सेरेना के इर्द गिर्द घूमते हुए बहुत कंफ्यूज रहता था। इस लाइफ में मैं बस पैसा कमाना चाहता था, केवल ये डिस्कवर करने के लिए कि पैसा कमाना लड़कियों के पीछे भागने से कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। पुराने दिनों को याद करते हुए ऐसा लगता था जैसे मैं सेरेना के बिना नहीं रह सकता था। मैं वाकई बहुत स्टूपिड रहा हूँगा। मैं ऊपर गया, रिचर्ड क्रेन से पूछा कि क्या वो साथ खाना खाने चलना चाहते हैं। रिचर्ड क्रेन ने मना कर दिया, इसलिए मैं सेलेस्ट के साथ बाहर चला गया। क्या तुम अपनी सिस्टर्स को साथ आने के लिए इनवाइट करना चाहती हो? सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा और सीधे मना कर दिया। ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। सिर्फ हम दोनों ही खाएंगे। हम वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम फिर से उनके फिगर्स बदन देखना चाहते हो? वह बात तो बहुत पुरानी हो गई थी। उसे अभी भी ये सब कैसे याद है? रेस्टोरेंट में मैंने ईथन चाओ को टेक्स्ट किया, आज का डिनर कैसा रहा? ईथन चाओ ने रिप्लाई किया, काफ़ी अच्छा। वे चाहते हैं कि मैं और सीए लिन जल्दी शादी की डेट सेट कर लें। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ये अगले महीने होगी। मैंने इतनी जल्दी रिप्लाई किया। ईथन चाओ ने तुरंत जवाब दिया, वो मुझसे थोड़ी बड़ी है और उसके जैसी फैमिली बैकग्राउंड वाली। उसकी एज में ज़्यादातर लोगों की शादी हो चुकी होती है, क्योंकि शुरू से ही पेरेंट्स वेल मैच्ड मैरिज, बराबरी का रिश्ता अरेंज कर देते हैं। वेल मैच्ड मैरिज, मुझे ये वर्ड सुनने से सबसे ज़्यादा नफरत थी। हमेशा लगता था कि मुझे अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी चाहिए। बस आखिर में मुझे ये डिस्कवर हुआ कि मेरी अपनी चॉइसेस मेरे फादर के अरेंजमेंट्स जितनी अच्छी नहीं थीं। सेलेस्ट ने मीट ग्रिल करना ख़त्म किया और उसे मेरे सामने रख दिया। मुझे वाकई थोड़ी भूख लगी थी। सेलेस्ट और मैं, हम दोनों रात के 10 बजे के बाद वहाँ से निकले। सेलेस्ट ने मेरा हाथ पकड़ा और हम कार लेने के लिए पैदल चले। अंदर बैठने से पहले सेलेस्ट ने कहा, आज रात सीधे मेरे घर चलो। मैंने उसकी तरफ देखा। ठीक है, मुझे ड्रॉप करने और फिर दोबारा चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इतनी आसानी से एग्री होते देख सेलेस्ट ने कहा, मैं जो भी कहती हूँ तुम मान लेते हो। क्या तुम मुझे लेकर गार्ड सतर्क पर नहीं रहते? मैंने कहा, किस बात का गार्ड? तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, गार्ड पर तो तुम्हें रहना चाहिए, है ना? सेलेस्ट ने मुझे हेल्पलेस होकर देखा। हम उसके नए घर वापस गए। इस समय तक सर्वेंट्स रेस्ट करने जा चुके थे। मैं सेलेस्ट के पीछे पीछे ऊपर गया। वो मेरे लिए स्लीपर्स और कपड़े ले आई। मैं पजल्ड था। तुम्हारे घर में मेरे कपड़े भी हैं। वो मुस्कुराई, एडवांस में प्रिपेयर्ड थी। इन केस तुम कभी आ जाओ, जाओ जाकर शॉवर ले लो। मैंने स्लीपर्स पहने और बाथरूम चला गया। आखिरी बार मैंने सेलेस्ट के साथ रूम तब शेयर किया था जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। पलक झपकते ही यह बरसों पुरानी बात हो गई थी। मैंने शॉवर खत्म किया, बाहर आने से पहले अपने बाल सुखाए। मैं भी उसके साथ ज़्यादा पोलाइट, औपचारिक नहीं हो रहा था। सीधे सेलेस्ट के बेड पर लेट गया। जहाँ तक मेरी बात है, उसके बगल में लेटना सेलेस्ट के लिए अब ये अनफेमिलियर, अजीब नहीं था। अभी अभी शॉवर लिया था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उससे सटकर लेट गया,
अपना फ़ोन हाथ में लिए सोशल मीडिया ब्राउज़ कर रहा था। इत्तेफाक से डायना की फ़ोटो दिख गई, जिसमें वो अपना फिगर फ्लॉन्ट कर रही थी। मैंने आह भरी, उसे भी हमारे साथ खाने के लिए इनवाइट करना चाहिए था। सेलेस्ट ने मुझे बोलते सुना। मेरा फ़ोन देखने के लिए पलटी, देखा कि वो डायना का सोशल मीडिया था। उसकी गेज़ फ़ोन से हटकर मेरे चेहरे पर आ गई। फिर वो झुकी और मेरे चेहरे पर किस किया। मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में हूं, फिर भी तुम दूसरे लोगों को देख रहे हो। मैंने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैंने तो बस रैंडमली स्क्रॉल किया था। मुझे लगा उसका फिगर काफ़ी अच्छा है। सेलेस्ट ने कहा, अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो तुम मुझे टच क्यों नहीं करते। ये कहने के बाद उसने मेरा हाथ लिया और अपनी बॉडी पर रख दिया। मैंने सरप्राइज के साथ उसकी तरफ देखा। सेलेस्ट ब्लश करने लगी। कैसा फील हो रहा है? बेहतर होता अगर उसने ये न पूछा होता। जैसे ही उसने पूछा, मेरा चेहरा भी लाल हो गया। मैंने एक बार खांसा और सेलेस्ट से कहा, ठीक है। मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। 2 जिंदगियां जीने के बाद भी मेरे सामने का ये सीन मुझे अनजाने में नर्वस कर रहा था। सेलेस्ट ने मेरी तरफ देखा। बस ठीक है। मैं घबरा गया। चलो सो जाते हैं। मैं ब्लैंकेट खींचना चाहता था, पर देखा कि उसका हाथ उस पर दबा हुआ था। जब मैंने सेलेस्टे को अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो अभी अभी शॉवर लेकर निकली थी। उसने बस एक साधारण सा नाइट गाउन पहना हुआ था, फिर भी वो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा देने के लिए काफ़ी थी। सेलेस्टे ने मुझे भागने का कोई मौका नहीं दिया। वो मेरी ओर झुकी और उसके होंठ मेरे होंठों से जा मिले। सेलेस्टे के यहाँ सोने की पहली रात काफ़ी सुखद रही। हालांकि अंत में हमारे बीच कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन हमारा रिश्ता तुरंत बहुत अधिक आत्मीय और क्लोज हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सेलेस्टे मेरे बगल में नहीं थी। वो बहुत ही अनुशासित थी। हर सुबह वो एक्सरसाइज करने जाती थी। यहाँ तक कि जब वो पहले क्रेन हाउस में रुकती थी, तब भी वो इसे मिस नहीं करती थी। मैंने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि ईथन चाउ का टेक्स्ट आया हुआ था। उन्होंने अगले महीने मुझे इस इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए इनवाइट किया था। मेरे साथ चलो। मैंने रिप्लाई में एक क्वेश्चन मार्क ऑफ भेजा। ईथन चाउ ने तुरंत जवाब दिया, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? क्या तुम आमतौर पर काफ़ी देर से नहीं सोकर उठते? मैंने रिप्लाई किया, बिस्तर बदल गया था इसलिए जल्दी आंख खुल गई। ईथन ने पूछा, क्या तुम घर नहीं गए थे? तुम कहाँ गए थे? मैंने जवाब दिया, सेलेस्टे के यहाँ। ईथन का तुरंत रिप्लाई आया, तुम उसके साथ सोए थे। कैसा रहा? मैं बिस्तर पर लेटा रहा और टाइप किया, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता। यह मेरे और उसके बीच की बात है। ईथन ने तुरंत कहा, यह कैसा रिश्ता है? भाई हमेशा के लिए होते हैं, औरतें तो आज नहीं तो कल बाहरी हो ही जाती हैं। मैंने रिप्लाई किया, तो फिर सिलिन से ब्रेकअप कर लो, उससे शादी मत करो। ईथन ने थोड़ा समय लिया और फिर मैसेज भेजा, लंच के लिए मेरे घर आओ, अभी आ जाओ। मैं उठकर तैयार होने लगा। सेलेस्टे तब तक वापस आ चुकी थी। मुझे जगा हुआ देखकर उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया। गुड मॉर्निंग। आमतौर पर एक सख्त दिखने वाली महिला अब बहुत ही सौम्य लग रही थी। मुझे महसूस हुआ कि वो काफ़ी हद तक एक बिल्ली की तरह थी। वैसे तो शांत और अलग थलग, लेकिन जब प्यार जताती तो इतनी गर्मजोशी से कि किसी का भी दिल पिघल जाए। मैंने कहा, तुम इतनी जल्दी उठ गई हो, इससे मैं बहुत आलसी लग रहा हूं। मेरी बात सुनकर सेलेस्टे हंसने लगी। मैंने पूछा, तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें भी लगता है कि मैं बहुत आलसी हूं, है ना? सेलेस्टे ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रही हूं। मैंने पूछा, मैं बाद में अपने कजिन के घर जा रहा हूं। क्या तुम मेरे इनविटेशन पर साथ चलना चाहोगी? सेलेस्टे बहुत खुश हुई। मैं जाना चाहती हूं, लेकिन बाद में मुझे कुछ काम है। मैंने सिर हिलाया। समझ गया। दोपहर में मैं ठीक समय पर चाउ हाउस पहुंच गया। लिविंग रूम कई सारे गिफ्ट बॉक्स से भरा हुआ था। ईथन चाउ ने एक महंगा सूट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। ये साफ था कि वो जिन के साथ रहकर बहुत खुश था। बाहर निकलने से पहले सेलेस्टे ने मुझे शीलिन के बारे में कुछ जानकारी दिखाई थी। असल में वो हर तरह से बेहतरीन थी। बचपन से ही वो एक अच्छी और मेहनती छात्रा रही थी। हर कोई कहता था कि वो एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है। उसमें कोई गलती ढूंढना नामुमकिन था। मेरे कजिन का उसे चुनना बहुत ही सामान्य बात थी। ईथन चाउ ऐसी महिला को पसंद किए बिना नहीं रह सकता था। मैं सोफे पर बैठ गया। ईथन अपना काम निपटाकर मुझे देखने वापस आया। उसने पूछा, तुम आ गए? मैंने सिर हिलाया। हाँ, क्या ये सब जेड और जेड फैमिली को भेजने के लिए गिफ्ट्स हैं? ईथन चाउ बैठ गया। जल्द होने वाली सगाई के बारे में सोच रहा था। मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। उसने मेरे हाथ की अंगूठी नोटिस की। सेलेस्टे ने तुम्हें दी है? मैंने सिर हिलाया। हाँ। ईथन ने कहा, देखो तुम कितने खुश हो, वो सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मैंने पूछा, क्या तुम वाकई सीए से शादी करना चाहते हो? मेरे बारे में क्या? मेरी बात खत्म ही हुई थी कि जिलिन की आवाज़ गूंजी। मैंने ऊपर देखा और जिलिन को अपनी ओर आते हुए देखा। उसने चीपाओ, पारंपरिक चीनी पोशाक पहना हुआ था और ईथन चाउ के बगल में बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया।
ईथन चाओ ने मुझसे कहा, इत्तेफाक से ये यहाँ है। जो भी हो, चलो साथ में खाना खाते हैं। अब से ये तुम्हारी भाभी, सिस्टर इन लॉ होगी। उसे लगा कि मैं शीलिन से इतनी नफरत शायद इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं उसे समझता नहीं हूँ। तो क्यों न हमें साथ खाना खिलाया जाए? शायद मैं शीलिन का विरोध करना बंद कर दूं। शीलिन को देखकर मुझे पूरे शरीर में बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं बाथरूम जाने के बहाने खड़ा हो गया। जब मैं बाहर आया तो ईथन चाओ को दरवाजे पर खड़े अपनी ओर देखते हुए पाया। ईथन थोड़ा नाखुश था। नेथन, तुम क्या कर रहे हो? जानबूझकर मेरे लिए चीज़ें ऑकवर्ड बना रहे हो। अगर मैं सेलेस्टे के साथ ऐसा बिहेव करूं तो क्या तुम खुश होगे? ईथन को नाखुश देखकर मैं उसके पास गया और उसे रोका। मैंने ऐसा नहीं किया। उसे देखकर बस थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। ईथन चाओ फुफकारा। नर्वस किस बात के लिए? उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। मेरे फादर अक्सर सेलेस्टे को टारगेट करते थे और तुम भी खुश नहीं रहते थे। तुम्हें क्या लगता है जब तुम ऐसा करते हो तो जिन को कैसा फील होता होगा? मैंने ईथन से कहा। ठीक है, मैं समझ गया। अब गुस्सा मत हो कजिन। ईथन के चेहरे के हाव भाव देखकर साफ था कि उसने जिन से शादी करने का मन बना लिया है। मुझे भी लगा कि उसे अभी रोकना वाकई थोड़ा बेतुका होगा। अगर मैं कोई ठोस वजह नहीं दे पाया तो वो मेरी बात कभी नहीं मानेगा। ईथन ने देखा कि मेरा एटीट्यूड अब ठीक है तो उसने और कुछ नहीं कहा। लिविंग रूम में वापस आने पर जिन ने मेरे लिए एक गिफ्ट भी तैयार कर रखा था। मैंने उसे स्वीकार कर लिया। घर वापस पहुंचने पर डायना सोफे पर बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में पसरी हुई थी। मुझे अंदर आते देख वो तुरंत सीधी होकर बैठ गई। ब्रदर इन लॉ, मैंने उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों हो? डायना ने कहा। सिस्टरटा, सेलेस्टे ने मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा कि वो यहाँ नहीं होंगी, इसलिए मुझे आकर देखने को कहा कि क्या आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। अगर कुछ भी हो तो मुझे बता देना। मैंने पूछा, डेरेक कैसा है? डायना ने कहा, मैंने उससे लेकवुड वापस जाने को कहा था, पर वो नहीं जाएगा। बस न्यूयॉर्क में ही रुकने की जिद कर रहा है। मैंने कहा, वो यहाँ रुककर क्या कर रहा है? डायना ने रिप्लाई किया, एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है। मुझे लगता है कि उसे अभी भी ब्रैंडन से नफरत है। मैं उसे झेलने की जहमत नहीं उठा सकती। ब्रैंडन का नाम सुनकर मैंने पूछा, ब्रैंडन क्या कर रहा है? डायना ने जवाब दिया, उस दिन उसे बाहर निकाल दिया गया था। वह वापस सेरेना के घर चला गया है। अब वो सेरेना के साथ रह रहा है। इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि सेरेना प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर मैं सरप्राइज के साथ डायना की तरफ देखने लगा। ब्रैंडन का बच्चा? डायना ने कहा, शायद। सेरेना और वो साथ में गायनेकोलॉजिस्ट OBGYN के पास गए थे। वे पहले साथ में पार्ट टाइम काम करते थे और साथ ही रह रहे थे। ब्रैंडन को नई जॉब मिलने के बाद वो वहां से चला गया था। अगर ये सब नहीं हुआ होता तो शायद सेरेना को अभी भी धोखा ही मिल रहा होता। मैंने पहले सोचा था कि ब्रैंडन और विक्टोरिया स्टर्लिंग के बारे में जानकर सेरेना काफ़ी परेशान होगी, लेकिन फिर सेरेना प्रेग्नेंट हो गई। डायना ने कहा, सेरेना ने अब अपनी जॉब छोड़ दी है। वो शायद वाकई काम ढूंढना चाह रही है, लेकिन इस इंडस्ट्री में उसे अब शायद ही कोई जॉब मिले। मैंने हैरानी से डायना की तरफ देखा। क्यों? डायना मुस्कुराई और करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, सिस्टर दो ने पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया है। वो किसी भी कंपनी को उसे हायर नहीं करने देंगी। मैं पजल्ड था। उन्होंने ऐसा कब कहा? मुझे पता क्यों नहीं चला? डायना ने कहा, उन्हें मत बताना कि मैंने तुम्हें बताया है। उन्हें सबसे ज़्यादा नफरत तब होती है जब लोग उनके बारे में बातें करते हैं। सेरेना ने अपना रिज्यूमे सबमिट किया था क्योंकि DI टेक्नोलॉजी में उसकी उपलब्धियां शानदार थीं। इसलिए हर कोई उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से भले ही वो इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन अंत में उसे कभी काम पर नहीं रखा गया। ये सिलसिला आधे महीने तक लगातार चलता रहा और वो मानसिक रूप से काफ़ी टूटने लगी थी। वो घर लौटी। ब्रैंडन ने पहले ही उसके लिए खाने से भरी मेज़ तैयार कर रखी थी। उसे वापस आते देख वो आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर किस किया। तुम आ गई। सेरेना के चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। उसने बस एक फीकी प्रतिक्रिया दी। ब्रैंडन ने उसकी तरफ देखा। तुम आजकल इतनी जल्दी घर क्यों आ रही हो? क्या तुम्हारी पुरानी कंपनी में हमेशा ओवरटाइम नहीं होता था? सेरेना बैठ गई। मैंने बहुत पहले ही नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर सूप परोसते हुए ब्रैंडन के हाथ जम गए। छोड़ दी? ये कब हुआ? सेरेना ने कहा, उसी दिन जब तुम वापस आए थे। मैं पिछले कुछ समय से काम ढूंढ रही हूं। शुरू में वो आत्मविश्वास से भरी थी, पर अब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस खो चुकी थी, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि इतनी शानदार उपलब्धियों के बावजूद बिना कनेक्शन के कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। ब्रैंडन उसके पीछे आया और बैठ गया। तो तुम्हारा मतलब है कि अब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली है? सेरेना ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, ब्रैंडन ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सेरेना थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई। तुम्हें बताकर क्या होता? क्या इससे कोई मदद मिलती? क्या नौकरी अचानक मेरे सामने आ जाती? ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से में थी। ब्रैंडन ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था।
मुझे बस पता नहीं था। उम्मीद नहीं थी कि नेथन वाकई तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। थॉर्नटन हाउस वाली बात याद करते हुए, जब मैंने कहा था कि मैं सेरेना को फायर करवा दूंगा, ब्रैंडन ने सोचा था कि मैं बस मजाक में कह रहा हूं। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं वाकई इतना बेरहम हो सकता हूं। सेरेना आत्म उपहास सेल्फ मॉकिंगली करते हुए हंसी। हाँ, न केवल मुझे निकाल दिया गया, बल्कि अब उनमें से कोई भी मुझे नहीं चाहता, जबकि शुरुआत में उन पर मेरा अच्छा इंप्रेशन था।